हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं कि आप अपने पढ़ाई को बहुत अच्छे ढंग से कर पा रहे होंगे। तो आज इस लेक्चर में हम डेफिनेट इंटीग्रेशन का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन डिस्क्राइब करके बताने वाले हैं। आप इंडिया में किसी भी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एवरी ईयर आपके बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से एक या एक से अधिक क्वेश्चंस हर साल पूछा जाता है। तो अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, इसके सारे कॉन्सेप्ट्स को अगर अच्छे से समझ जाते हैं, तो आप अपने बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में डेफिनेट इंटीग्रेशंस के एक या एक से अधिक क्वेश्चंस को बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस लेक्चर को बिना स्किप करके आखिरी तक देखें और जो भी इंस्ट्रक्शंस हम इस लेक्चर में आपको बताएंगे आप उसे फॉलो करना होगा आपको, तभी आप इस टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से कवर करके सीख पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डेफिनिट इंटीग्रेशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है जिसको हम लिखेंगे P1। यह प्रॉपर्टी है, अगर हमारे पास एक इंटीग्रल है, डेफिनिट इंटीग्रल फंक्शन f(x) dx लोअर लिमिट a अपर लिमिट b, तो इसमें हम सारा वेरिएबल को डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। मतलब इसमें हम लिख सकते हैं इसे a b f t dt। मतलब अगर कोई क्वेश्चन इंटीग्रेशन का, डेफिनेट इंटीग्रेशन का वेरिएबल x में है और हमें इंस्टेंटली उसमें सारे वेरिएबल को चेंज करना है एक दूसरा वेरिएबल से, तो हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो इसका हम यहाँ पर थोड़ा सा प्रूफ आपको दे देते हैं ताकि आपको यह मालूम हो जाए कि यह कैसे होता है। किसी तरह का कोई भी मन में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि यह प्रॉपर्टी यहाँ पर यह किस तरह से आया है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर LHS में जो हमारा इंटीग्रल है लोअर लिमिट a अपर लिमिट b f(x) dx। प्रीवियस लेक्चर इंटीग्रेशन का बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड हम आपको बता चुके हैं, उसी को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे x के प्लेस पे t। तो जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन को यूज़ करते हैं तो हमारा लिमिट भी चेंज हो जाता है। इसका काउज है यहाँ पर वेरिएबल का चेंज होना, चूँकि अभी यह क्वेश्चन यहाँ पर a और b इस वेरिएबल x के वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट हम यहाँ पर x के जगह पर सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं न्यू वेरिएबल t। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वेरिएबल t में हो जाएगा। तो ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो कि x के वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अब हमारे पास उस कंडीशन में वेरिएबल t के लिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट के क्या वैल्यूज होने चाहिए यह मालूम करना होता है। और यह हम सिखा चुके हैं, आपको बता चुके हैं इस लेक्चर के जस्ट पहले जो लेक्चर है डेफिनेट इंटीग्रेशन का, उसमें हम इंटीग्रेशन यानी कि डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम इन सारे कॉन्सेप्ट्स को सिखा चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन 1 होगा और इसके साथ dx होगा और इधर dt होगा। अब ऑल्सो यहाँ पर जब x यहाँ पर कितना है, अपर लिमिट b, तो चूंकि x को हम यहाँ पर t एज्यूम किए हैं तो देयरफॉर t इक्वल्स टू x है और x का वैल्यू कितना है, b है। मतलब जब अपर लिमिट x में क्वेश्चन था b था, लेकिन जब हमारा क्वेश्चन t में कन्वर्ट हो जाएगा तब भी अपर लिमिट b ही रहेगा। अब फिर से यहाँ पर व्हेन x इक्वल्स टू लोअर लिमिट a, तो जब हमारा क्वेश्चन t में कन्वर्ट हो जाएगा t, तो यहाँ पर x इक्वल्स टू t है या t इक्वल्स टू x है और x इक्वल्स टू कितना है, a। तो अब जब हमारा क्वेश्चन वेरिएबल t में कन्वर्ट हो चुका होगा तब हमारा यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए लोअर लिमिट a ही रहेगा, अपर लिमिट b ही रहेगा और लोअर लिमिट a रहेगा। तो यहाँ पर इंटीग्रल I या कह सकते हैं LHS क्या हो जाएगा, f x के प्लेस पे कितना सब्स्टिट्यूट करना है, t, और dx के प्लेस पे dt। अपर लिमिट पहले b था जब वेरिएबल x था, बट अब अपर लिमिट जब वेरिएबल t होगा तभी b ही यहाँ पर है। और लोअर लिमिट पहले x के वेरिएबल के रहने पर a था, अभी भी यहाँ पर जब वेरिएबल t हो जाता है तब भी a ही रहेगा। तो यह रिजल्ट RHS हमारा आ चुका है, मतलब यहाँ पर रिजल्ट RHS प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा इसका प्रूफ है, कोई यहाँ पर बहुत बड़ा इंटीग्रेशन के मेथड से हमें नहीं गुजरना पड़ रहा है।
इसका एग्जाम्पल कुछ हम इस तरह से, जैसे अगर हम मान लेते हैं 0 से पाई cos x dx या cos t dt है, तो यहाँ पर वेरिएबल देख सकते हैं cos के पास, मतलब इस इंटीग्रांड में वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन कौन है, t है। हम इसे डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं 0 से पाई cos x dx। तो यहाँ पर t वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन था और हम इसमें वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन डायरेक्ट x में चेंज कर दिए हैं। ये डायरेक्ट हम कर सकते हैं किस प्रॉपर्टी से, इस प्रॉपर्टी के थ्रू। तो इस प्रॉपर्टी का बेसिकली जो यूज आपको देखने को मिलेगा वह इस तरह के इंटीग्रेशन में क्वेश्चन को, इंटीग्रांड को इस तरह से इंटीग्रेशन में, नए इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। और इसका कुछ खास ज़्यादा यूज नहीं होता हुआ आपको दिखेगा, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को सिर्फ आपको याद रखना है कि ये प्रॉपर्टी होता है जिसमें वेरिएबल को हम डायरेक्ट जो फंक्शन के, जो इंटीग्रांड के अंडर होता है, वो सारा वेरिएबल एक दूसरे वेरिएबल में चेंज कर देना है, लिमिट अनचेंज रहेगा। ओके। प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 यह बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी है कि अगर हम मान लेते हैं हमारे पास एक इंटीग्रल है, लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट b है, और यहाँ पर इंटीग्रांड एक फंक्शन है f(x). तो अगर इस इंटीग्रांड, मतलब इस इंटीग्रल में, डेफिनिट इंटीग्रल में अगर हम लिमिट को आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, तो इस कंडीशन में अगर हम b जो अपर इंटीग्रल है, अपर लिमिट है, इसको अगर लोअर लिमिट के प्लेस पे और a को अपर लिमिट के प्लेस पे लिखेंगे और यहाँ पर इंटीग्रांड को उसी तरह से रखेंगे, तो इस केस में जब हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट को एक्सचेंज करते हैं तो इंटीग्रांड मतलब डेफिनेट इंटीग्रल के जस्ट पहले माइनस लगाना होगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस लगाना होगा जब भी हम लिमिट को एक्सचेंज करेंगे आपस में, ठीक है, इंटरचेंज करेंगे, तो यहाँ पर माइनस लगाना होगा, ठीक है। इसको हम यहाँ पर सबसे पहले, यह कैसे होता है इसको हम सबसे पहले प्रूफ कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे एक यहाँ पर LHS a लोअर लिमिट है, b अपर लिमिट है, f(x) dx, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर इस कंडीशन में अगर हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि स्मॉल f(x), ये जो फंक्शन f(x) है इसका इंटीग्रेशन कैपिटल f(x) प्लस c, मतलब विदा लिमिट के इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कैपिटल f(x) प्लस c, यह हम एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो LHS हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस फंक्शन का इंडेफिनिट इंटीग्रल कैपिटल f(x) प्लस c है, तो इसको हम लिख सकते हैं, मतलब ये कैपिटल f(x) लोअर लिमिट a अपर लिमिट b, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कैपिटल f(x) प्लस c है, तो जानते हैं इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को कंसीडर नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर सिर्फ फंक्शन वाला पार्ट f(x), ठीक है, अपर लिमिट b लोअर लिमिट c, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में इंक्लोज करके लिखा जाता है। अब यहाँ पर जानते हैं सबसे पहले इस फंक्शन f(x) का वैल्यू किस पे निकाला जाता है, b पे, अब माइनस इसी फंक्शन का वैल्यू निकाला जाता है a पे। तो ये एफ बी माइनस एफ ए ये होगा। हम क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, यह माइनस है, यह प्लस हो जाएगा एफ ए, और यह ब्रैकेट के इनसाइड माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर गौर से देखें, अगर हम यह इंटीग्रेशन f(x) का अपर लिमिट b लोअर लिमिट a पर अगर हम इंटीग्रेशन इस तरह से लिखते हैं f(x) b a, मतलब f(x) का जो इंटीग्रेशन होता है यहाँ पर अगर कैपिटल f(x) प्लस c है, तो हम जानते हैं इस इंटीग्रल का वैल्यू में फंक्शन वाला पार्ट लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज करके, अपर लिमिट b और नीचे a लिखते हैं, उसके बाद एफ बी माइनस एफ ए लिखते हैं। और अगर हम यहाँ से उल्टा मतलब रिवर्स प्रोसेस में जाएं तो एफ बी माइनस एफ ए को हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, फिर इसको हम ये लिख सकते हैं। वही काम हम यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। एफ बी माइनस एफ ए को जब हम ये लिख सकते हैं तो एफ ए माइनस एफ बी को क्या लिख सकते हैं,
एफ बी माइनस एफ ए को एफ एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करके बी अपर लिमिट लोअर लिमिट ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इस कंडीशन में ये बाहर में माइनस है, इसको हम क्या लिखेंगे इस तरह से एफ एक्स, और यहाँ पर सबसे पहले फंक्शन का वैल्यू ए पर है, मतलब यहाँ पर अपर लिमिट क्या हो जाएगा, अपर लिमिट ए होगा और लोअर लिमिट क्या होगा, इस केस में बी होगा। अब एफ एक्स, ठीक है, ब्रैकेट के इनसाइड अपर लिमिट बी है, लोअर लिमिट ए है, इसको अगर हम ये लिख सकते हैं, अगर रिवर्स डायरेक्शन में जाएंगे, रिवर्स प्रोसेस में जाएंगे, तो इसको हम इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ एक्स डी एक्स अपर लिमिट बी लोअर लिमिट ए लिख सकते हैं। इस कंडीशन में इससे हम ये लिख सकते हैं। तो इसी को अगर हम फॉलो करेंगे तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर एफ एक्स किस फंक्शन का इंटीग्रल है, स्मॉल एफ एक्स डी एक्स, और यहाँ पर अपर लिमिट बी, जब यहाँ पर अपर लिमिट बी है तो यहाँ पर अपर लिमिट बी लिखेंगे, और यहाँ ब्रैकेट के नीचे ए है तो यहाँ पर ए लिखेंगे, बट यहाँ पर इस बार ऊपर में ब्रैकेट के अबव ए है तो अपर लिमिट ए हो जाएगा, लोअर लिमिट बी हो जाएगा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर LHS से RHS आ गया है। ठीक है, RHS, तो ये इसका प्रूफ है। ठीक है, बिल्कुल आसान है, इसमें सिर्फ एक इस फंक्शन का इंटीग्रांड, मतलब इस फंक्शन का इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या होगा यह एज्यूम करना होता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल अगर हम यहाँ पर कुछ कंडीशन जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे सामने कुछ मतलब प्रोसेस, जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसी प्रोसेस में हमें ये अप्लाई करना होगा। जैसे अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर π/3 π/6 और ये cos x dx है, तो अगर हम यहाँ पर लिमिट चेंज कर दें, क्वेश्चंस में सॉल्व करने में कभी कभी ये रिक्वायर्ड होता है कि हमको लिमिट को इंटरचेंज करना होता है। तो अगर हम यहाँ पर लिमिट को इंटरचेंज करेंगे तो अपर लिमिट π/3 और लोअर लिमिट π/6 हो जाएगा। इंटीग्रांड यहाँ पर cos x dx होगा, लेकिन चूंकि इस दोनों लिमिट को हमने आपस में इंटरचेंज किया है तो यहाँ पर हम इस स्टेज में आगे नेगेटिव साइन लगाना होगा। ठीक है, ये इस तरह से क्वेश्चंस जब सॉल्व करेंगे तो इस तरह का प्रॉपर्टीज़ को मतलब लगाने के लिए वहाँ पर मतलब लगाना ज़रूरी होता है, रिक्वायरमेंट होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के दरमियान। तो लिमिट जब भी इंटरचेंज करेंगे तो उसी स्टेज में, उसी स्टेप में यहाँ पर बाहर में इंटीग्रेशन के बाहर माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसी प्रॉपर्टी से एक और प्रॉपर्टीज़ जो कह सकते हैं इसमें सब्सिक्वेंट प्रॉपर्टीज़, जो इसी प्रॉपर्टी से आया हुआ प्रॉपर्टीज़ होता है, उसको हम थोड़ा सा बता देते हैं। ठीक है, वह प्रॉपर्टी कुछ नहीं है बल्कि यहाँ पर अगर हम एक इंटीग्रल I लिखें, यहाँ पर f(x) dx है और यहाँ पर लोअर लिमिट a अपर लिमिट a, मतलब कोई भी डेफिनेट इंटीग्रल में अगर लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम है तो इस कंडीशन में इसका आंसर 0 होगा। इसका आंसर क्या होगा? 0 होगा। बिल्कुल आसान है, चूँकि हम यहाँ पर इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कैपिटल Fx + c एज्यूम किए हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन का जो फंक्शन वाला पार्ट है Fx और अपर लिमिट a लोअर लिमिट a, तो जानते हैं सबसे पहले इसका वैल्यू किस पे होगा, अपर लिमिट पे, तो fa माइनस लोअर लिमिट भी a है तो fa और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी डेफिनेट इंटीग्रल में अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों सेम होगा उसका आंसर कितना हो जाएगा, 0। इस प्रॉपर्टी को याद रखना है। ओके, तीसरा प्रॉपर्टी बताने जा रहे हैं और यह प्रॉपर्टी खास करके मॉडुलस वाले जो इंटीग्रल्स होते हैं उसमें काफ़ी यूज होता है। तो तीसरा प्रॉपर्टी कुछ इस तरह का है, प्रॉपर्टी है a लोअर लिमिट है, b अपर लिमिट है, इंटीग्रांड है f(x) dx। तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं ac f(x) dx प्लस cb f(x) dx। यहाँ पर देख सकते हैं ओरिजिनल इंटीग्रल में लोअर लिमिट a था, अपर लिमिट b था, लेकिन यहाँ पर a और b के बीच एक जो लिमिट है c, इसे इंसर्ट किया गया है और यहाँ पर फर्स्ट टाइम c यहाँ पर अपर लिमिट है और सेकेंड टाइम यहाँ पर c लोअर लिमिट है।
लेकिन कंडीशन है कि यह सी ए और बी के बीच लाई करना चाहिए। तो अगर यहाँ पर लोअर लिमिट ए की वैल्यू बी के वैल्यू से लेस है, तो यहाँ पर इफ़ अगर हम मान लें ए इज लेस देन बी, तो इम्प्लाइज ए लेस देन सी इज लेस देन बी, मतलब यहाँ पर सी ए और बी के बीच लाई करना चाहिए, इस दोनों लिमिट के बीच लाई करना चाहिए। तो इसे हम सी को यहाँ पर ए और बी के बीच इंसर्ट करके इसे दो डिफिनेट इंटीग्रल्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसको यहाँ पर बता देते हैं कि यह कैसे यह रिजल्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, लेट इस स्मॉल एफ एक्स, मतलब ये जो इंटीग्रांड है एफ एक्स, इसका इंटीग्रेशन एज्यूम कर लेते हैं कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, यह हम एज्यूम कर लेते हैं। इसके बाद एल एच एस क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट ए अपर लिमिट बी, और यहाँ पर एफ एक्स का इंटीग्रेशन अब कुछ इस तरह से होगा। इसका इंटीग्रांड मतलब इसका इंटीग्रेशन करने पे कितना आता है, एफ एक्स प्लस सी आता है। तो हम इसका इंडेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू जो फंक्शन वाला पार्ट है यह लिखेंगे, इसमें लिमिट लगाएंगे इस तरह से, अपर लिमिट बी और लोअर लिमिट ए। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ बी माइनस एफ ए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इंसर्ट किया गया है सी, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको लिखते हैं एफ बी माइनस एफ सी प्लस एफ सी माइनस एफ ए। हम यहाँ पर एफ बी माइनस एफ ए जो यहाँ पर था उसी को लिखे हैं, लेकिन इसमें हम एक्स्ट्रा एफ सी प्लस भी कर दिए माइनस भी कर दिए, तो एक्चुअल में यह कैंसिल हो जाएगा और इसके वैल्यू पर किसी भी तरह का कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं। लेकिन अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं एफ बी माइनस एफ सी, इसको एक ब्रैकेट में ले लेते हैं और इस दोनों को हम एक दूसरे ब्रैकेट्स में लिखते हैं। अब जब हम इसको एफ बी माइनस एफ ए को इस तरह से लिख सकते हैं, एफ बी माइनस एफ ए का मतलब हो गया इस एफ एक्स फंक्शन का अपर लिमिट पे वैल्यू माइनस इस फंक्शन का लोअर लिमिट पर वैल्यू। तो यहाँ एफ बी माइनस एफ सी, क्या हम इसको इस कंडीशन मतलब इस स्टेप को अगर हम ये लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम इस स्टेप को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं एफ एक्स, तो ये इंटीग्रल मतलब इस एफ एक्स का इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है एफ एक्स, और देख सकते हैं ये पहले लिखा गया है, मतलब यह अपर लिमिट को रिप्रेजेंट करेगा और यह सी लोअर लिमिट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर एफ एक्स इस बार अपर लिमिट को सी रिप्रेजेंट करेगा और लोअर लिमिट को कौन रिप्रेजेंट करेगा, ए। ठीक है, तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के बाद वैल्यू आया है, तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं कुछ इस तरह से, एफ एक्स डी एक्स, लोअर लिमिट सी है अपर लिमिट बी है, और इस दूसरा इंटीग्रल को हम रिप्लेस कर सकते हैं एफ एक्स डी एक्स, इस पर अपर लिमिट सी है और लोअर लिमिट ए है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर यह आर एच एस का वैल्यू यहाँ पर आ चुका है, ए सी एफ एक्स डी एक्स, फर्स्ट इंटीग्रल यहाँ पर दिख रहा है, और फिर सी से बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये आर एच एस यहाँ पर आ गया है, ये इसका प्रूफ हो गया। तो क्या यहाँ पर ए और बी के बीच दो डिफरेंट रियल नंबर ए और बी के बीच हम जानते हैं कि इन्फिनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स होता है, तो क्या हम यहाँ पर ए और सी के बीच सिर्फ एक ही नंबर को इंसर्ट कर सकते हैं इस केस में? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ए और बी के बीच इन्फिनाइट रियल नंबर एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पर हम अपनी मर्जी से क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली ए और बी के बीच यहाँ पर हम एक से अधिक नंबर को एज ए लिमिट इंसर्ट कर सकते हैं इस मतलब इंटीग्रल्स के प्रॉपर्टीज से। तो इसको हम और भी जनरलाइज कर सकते हैं, ये हम सिर्फ जब हम एक नंबर को इंसर्ट करेंगे तो ये एक इंटीग्रल दो डिफरेंट इंटीग्रल्स में सेपरेट हो जाएगा। ठीक है,
बशर्ते यहाँ पर जो नंबर इंसर्ट किया गया है एज ए लिमिट वह इस दोनों लिमिट के बीच में कहीं ना कहीं लाई करना चाहिए, ठीक है। तो इसको अगर हम जनरलाइज करेंगे तो कुछ इस तरह का सिचुएशन हो सकता है। तो अगर हम मान लेते हैं लेट ए लेस देन C1 इज लेस देन C2 इज लेस देन C3 इज लेस देन B, मतलब C1 C2 C3 ये तीन नंबर यहाँ पर A और B के बीच लाई करता है। सबसे छोटा मान लेते हैं A है और सबसे बड़ा B है, और भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम इस तीन नंबर को भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो हमारा इंटीग्रल यहाँ पर A to B fx dx। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लोअर लिमिट A इससे स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले इंसर्ट होने वाला नंबर ऑर्डर में कौन हो जाएगा C1 fx dx। फिर C1 लोअर लिमिट होगा और अपर लिमिट, अब दूसरा नंबर जो हम इंसर्ट करने जा रहे हैं C1 के जस्ट बाद यहाँ पर दिखाई दे रहा है B और A के बीच भी यह लाई करता है, तो इसे इंसर्ट करना होगा। तो C1 से ये C2 fx dx होगा, फिर C2 लोअर लिमिट होगा और फिर अगर और कोई नंबर इंसर्ट करना चाहते हैं जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है C3 है, तो C3 को भी इंसर्ट कर सकते हैं fx dx प्लस C3। अब इंसर्ट करने के लिए कोई नंबर अवेलेबल नहीं है, मतलब अवेलेबल है बट इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो अल्टीमेटली फिर हम फाइनल अपर लिमिट B पर आएंगे और यह इंसर्ट करने का काम बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर एक सिंगल इंटीग्रल्स 1 2 3 4 एटलीस्ट दो में तो सेपरेट होता ही है, 2 से अधिक यह कई सारे इंटीग्रल्स में सेपरेट होके यहाँ पर एडिशन के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। अब फिर हम यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करके इस मेन इंटीग्रल का वैल्यू को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हम शुरू में ही कह दिए हैं कि ये प्रॉपर्टी बेसिकली जितने भी मॉडुलस वाले क्वेश्चंस होते हैं या वो फंक्शन जो कि पीस वाइज के फंक्शन के फॉर्म में होते हैं उसमें इंटीग्रल फाइंड करने के लिए, मतलब डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करने के लिए यह प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हम एक दो क्वेश्चंस इस प्रॉपर्टी के हेल्प से सॉल्व करके आपको बताते हैं कि किस तरह से इस प्रॉपर्टी को लगाना है, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन फाइंड करना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट -5 है, अपर लिमिट 5 है और इंटीग्रांड है मॉडुलस ऑफ x-2। तो जब तक यहाँ पर इस x-2 का मॉडुलस को हम रिमूव नहीं करेंगे, इसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले मॉड का प्रॉपर्टी, किसी भी वेरिएबल x का अगर मॉड है तो यह वैल्यू x हो जाएगा जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और इक्वल्स टू -x हो जाएगा जब x लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। यह मॉडुलस का प्रॉपर्टी होता है कि कोई भी रियल नंबर x है अगर वह पॉजिटिव या 0 है तो उस कंडीशन में उसका मॉडुलस वही नंबर होता है। और अगर इस मॉडुलस के अंदर x है और वह निगेटिव है लेस देन 0 तो वहाँ पर उसके आगे माइनस लगाएंगे, क्योंकि x निगेटिव है और यहाँ पर यह निगेटिव का निगेटिव, मतलब माइनस लगा देंगे तो x निगेटिव है और निगेटिव के आगे माइनस लगा देंगे तो निगेटिव का निगेटिव, जो एक्चुअल में देखने में निगेटिव लग रहा है बट ये है क्या, पॉजिटिव है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इस मॉडुलस ऑफ x-2 का क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। क्रिटिकल वैल्यू मतलब एक ऐसा नंबर जिसके मतलब जिसके आगे पीछे इस x-2 के एक्सप्रेशन का साइन तय होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मॉडुलस ऑफ x-2 इक्वल्स टू x-2 हो जाएगा कब, जब x-2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब इस 2 को उधर भेज देंगे तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पर क्रिटिकल वैल्यू 2, मतलब इस मॉडुलस ऑफ x-2 के लिए क्रिटिकल वैल्यू कौन सा नंबर है, 2 है, ठीक है। और यही x-2 का निगेटिव मतलब 2 - x हो जाएगा कब, जब x-2, ये जो x-2 है यह लेस देन 0, मतलब x लेस देन 2 होगा। तो यहाँ पर मॉडुलस ऑफ x-2 का क्रिटिकल वैल्यू 2 है और यह 2 हमें इंसर्ट करना होगा। तो इससे पहले हमें देखना होगा कि यहाँ पर 2 लोअर लिमिट -5 और 5 के बीच लाई करता है या नहीं करता है। तो हम जानते हैं यहाँ पर 2 -5 और +5 के बीच एग्जैक्टली लाई करता है। तो यहाँ पर इस
इंटीग्रल में अब हम 2 को इंसर्ट करेंगे, जो अभी हमने प्रॉपर्टी आपको बताया है उस प्रॉपर्टी के थ्रू, ठीक है। तो नाउ -5 लोअर लिमिट है, अपर लिमिट 5 है, और मॉडुलस ऑफ x - 2 dx। तो -5 इंसर्ट करना है 2, तो लोअर लिमिट से स्टार्ट होकर सीधा जो नंबर इंसर्ट करना है वो लिखते हैं, और ये फंक्शन हो गया x - 2 dx। फिर और कोई नंबर इंसर्ट करना है नहीं, तो यहाँ पर लोअर लिमिट 2 है, अब इसी से स्टार्ट होगा, सॉरी अपर लिमिट 2 है, अब इसी से इसका लोअर लिमिट स्टार्ट होगा, और यहाँ पर अब चूँकि हमें कोई भी नंबर इंसर्ट नहीं करना है, तो सीधा इसके बाद यहाँ पर अपर लिमिट जो मेन इंटीग्रल का है वो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। और ये हो गया यहाँ पर मॉडुलस ऑफ x - 2 dx। अब यहाँ पर x का वैल्यू, ये दोनों जानते हैं x का वैल्यू है, तो x का वैल्यू यहाँ पर -5 से 2 के पहले, मतलब -5 से स्टार्ट होकर 2 से लेस तक होगा। तो कहने का मतलब इस यहाँ पर 2 से होकर, मतलब इसमें 2 मतलब एक्सक्लूड होगा, 2 से लेस सारा वैल्यू होगा, बट यहाँ पर स्टार्ट होगा x का वैल्यू -5 से, और इसमें 2 से स्टार्ट हो जाएगा और अप टू 5 तक x का वैल्यू जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर x का वैल्यू अल्टीमेटली -5 से ग्रेटर है बट 2 से लेस है, तो x का वैल्यू जब 2 से लेस होगा, यहाँ पर दिख रहा है ये कंडीशन, x इज लेस देन 2, तो मॉडुलस ऑफ x - 2, मॉडुलस ऑफ x - 2 इक्वल्स टू कितना होगा 2 - x। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 अपर लिमिट है, -5 लोअर लिमिट है, और मॉडुलस ऑफ x - 2 जब x का वैल्यू 2 से लेस है, तो इस मॉडुलस ऑफ x - 2 में मॉड हटाएंगे और यह क्या होगा 2 - x होगा, ठीक है। और इस इंटीग्रल में यहाँ पर x का वैल्यू 2 और ग्रेटर देन 2 होगा, मतलब x की वैल्यू इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, इसे यहाँ पर लेना होगा अप टू 5 तक, बट x का वैल्यू 2 या उससे ग्रेटर है, तो इस कंडीशन में मॉडुलस ऑफ यहाँ पर x - 2 मॉड हटाएंगे और क्या लिखाएगा x - 2। तो यहाँ पर इस कंडीशन में यहाँ पर लिखेंगे x - 2 और ये 2 5, ठीक है। अब यह सिंपल पॉलिनोमियल का इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, जिसको बिल्कुल आसानी से निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर 2 फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2x, और x का हो जाएगा x² 2, लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट, सॉरी अपर लिमिट यहाँ पर 2 है और लोअर लिमिट -5। फिर x - 2 में फिर से x का इंटीग्रेशन x² 2 और 2 का 2x, लोअर लिमिट 2 है अपर लिमिट 5 है, ठीक है। अब वैल्यू पुट करके इसको कैलकुलेट करते हैं, तो इस काम को हम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले 2 पुट करना होगा, तो 2 × 2 माइनस x की जगह पर 2 2² 2 माइनस, फिर x की जगह पर -5 पुट करेंगे, तो यहाँ पर 2 × -5 माइनस -5² 2, ठीक है। ये फर्स्ट मतलब जो यहाँ पर इंटीग्रल है इसका यहाँ पर काम हो चुका है। फिर यहाँ पर प्लस फिर x के जगह पर यहाँ पर दोनों टर्म में 5 पुट करेंगे, तो 5² 2 माइनस 2 × 5 माइनस, फिर 2 पुट करेंगे 2² 2 माइनस 2 × 2, अब 2 2 = 4 माइनस 2² 4/2, ये 2 हो जाएगा, फिर माइनस ये माइनस प्लस 10 और ये 25/2 और ये माइनस प्लस 25/2 प्लस, फिर यहाँ पर 5² मतलब 25/2 माइनस 10 माइनस 2 2 = 4/2 और ये प्लस 4, ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं -10 + 10 कैंसिल हो जाएगा, 4 - 2 2 4 - 2 2 25/2 + 25/2, ये कितना हो जाएगा 25, तो 25 और प्लस 4 अल्टीमेटली आंसर हो जाएगा 29, ठीक है। 29 इसका आंसर होगा, ओके। अगेन इस क्वेश्चन में भी मॉडुलस के साथ यह एक्सप्रेशन इंटीग्रांड दिया गया है, लोअर लिमिट 0 है अपर लिमिट 2 है,
तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इसका क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इसका क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पर इसे इक्वेट कर देंगे 0 के, ठीक है। अब इसको फैक्टराइज करते हैं, तो एक्स स्क्वायर ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से क्या हो जाएगा, प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इस दोनों से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 और इस दोनों से -1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 होगा। फिर दोनों से x प्लस 3 कॉमन लेते हैं, तो x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर देयरफॉर x का वैल्यू एक बार -3 होगा, क्योंकि x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो इससे क्या हो जाएगा, x का वैल्यू -3 और x का वैल्यू 1, तो -3 और 1 इसका क्रिटिकल वैल्यू होगा, ठीक है। तो अब -3 और 1, 0 और 2 के बीच यहाँ पर सिर्फ जो इंसर्ट हो रहा है वह 1 है। -3 तो 0 और 2 के बीच मतलब लाइन नहीं करता है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंसर्ट होने वाला वैल्यू कौन होगा, 1 होगा। तो 1 को हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम इसका साइन स्कीम तय कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिंस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1। अब नंबर लाइन बनाते हैं, इसमें क्रिटिकल वैल्यू मतलब यहाँ जो लिमिट है वो है 0, इंसर्ट करने वाला नंबर हमारा 1 है और फिर अपर लिमिट है 2, ठीक है, 0 1 2। और यहाँ पर एक और क्रिटिकल वैल्यू है -3, इसको भी हम नंबर लाइन पे मेंशन कर देते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं -3। तो जब x का वैल्यू 0 और 1 के बीच होगा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 यह फैक्टर के फॉर्म में है, दोनों ही फैक्टर यहाँ पर लीनियर फैक्टर हैं, दोनों ही फैक्टर लीनियर फैक्टर हैं। तो यहाँ पर 0 और 2 को अगर हम यहाँ पर 0 और 2 के बीच में 1 को इंसर्ट करते हैं तो ये दो पोर्शन मतलब दो पार्ट में यह इंटरवल डिवाइड हो जाता है। किसी एक इंटरवल में अगर हम इसका साइन फाइंड कर लेते हैं तो दूसरा इंटरवल में क्या होगा, अल्टरनेट होता है। जैसे इसमें अगर हम 0 से 1 के बीच किसी भी नंबर पे इस एक्सप्रेशन का साइन पॉजिटिव होगा तो इस इंटरवल के बीच सारे नंबर पे इसका साइन पॉजिटिव होगा और अगले इंटरवल में इसका साइन नेगेटिव होगा। यह मतलब लीनियर फैक्टर के फॉर्म में अगर एक्सप्रेशन आता है तो इसके लिए वैलिड होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 0 से 1 के बीच, ठीक है। तो फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 या 0 से x की वैल्यू 1 के बीच लाई करता है, ठीक है। तो यहाँ पर x प्लस 3, अब x ग्रेटर देन 0 है तो x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 प्लस 3 मतलब ग्रेटर देन 0 होगा। यहाँ पर दो फैक्टर है, एक x प्लस 3 है और एक x माइनस 1 है। तो x यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है तो x ग्रेटर देन 0 है तो x प्लस 3 का साइन इसमें 3 ऐड करेंगे तो इसमें भी 3 ऐड करेंगे तो x प्लस 3 ग्रेटर देन 3 मतलब ग्रेटर देन 0 होगा, डेट इज x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। अब फिर यहाँ पर x लेस देन 1 है तो इस 1 को इधर लाएंगे तो यहाँ पर x माइनस 1 लेस देन 0 मतलब x प्लस 3 पॉजिटिव है और x माइनस 1 निगेटिव है। किस इंटरवल में, जब यहाँ पर x का वैल्यू 0 से 1 के बीच लाई करता है। तो देयरफॉर यहाँ पर x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव और x माइनस 1 लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव मतलब क्या हो जाएगा, लेस देन 0। तो यहाँ पर 0 से 1 के बीच अगर कोई भी नंबर लेंगे तो इस एक्सप्रेशन का साइन क्या हो जाएगा, लेस देन 0, ठीक है। उसी तरह से अब यहाँ पर दूसरा इंटरवल में ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों फैक्टर लीनियर फैक्टर है। वैसे हम यहाँ पर मालूम कर सकते हैं, क्यों, x ग्रेटर देन 1 है तो देयरफॉर x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होगा एंड x प्लस 3 दूसरा फैक्टर है x प्लस 3 ग्रेटर देन 1 प्लस 3 मतलब x प्लस 3 ग्रेटर देन 4 मतलब ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो देयरफॉर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 0 से 1 के बीच जब x का वैल्यू होगा मतलब 0 से स्टार्ट होकर 1 के पहले तक जब x का वैल्यू लेंगे
तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू नेगेटिव होगा, तो मॉड हटा सकते हैं अब। तो सबसे पहले यह मालूम हो चुका है कि यहाँ पर इंसर्ट करने वाला नंबर जब दो क्रिटिकल वैल्यू यहाँ पर आया था तो उसमें से सिर्फ 1 को ही इंसर्ट करेंगे, चूँकि 0 और 2 के बीच -3 लाई नहीं करता है, तो सिर्फ 1 को इंसर्ट करना होगा, ठीक है। तो 9 यहाँ पर 0 से 2 मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x -3। यह इंटीग्रल हमारा 0 से इंसर्ट होने वाला नंबर कौन है? 1 x स्क्वायर प्लस 2x -3 dx। अब प्लस 1 से, अब 1 से यहाँ पर अपर लिमिट 1 है, अब 1 से स्टार्ट होगा और इंसर्ट करने वाला अब दूसरा नंबर तो है नहीं, तो डायरेक्ट हम अपर लिमिट 2 तक मतलब पहुँच जाएंगे सीधा, और ये x स्क्वायर प्लस 2x -3 dx, ठीक है। अब जानते हैं यहाँ पर x का वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर बट 1 से अभी भी लेस है, तो जब x का वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर 1 से लेस होगा तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 2x -3 ये क्या है? नेगेटिव है। तो नेगेटिव है, मॉड हटाएंगे, क्या लगेगा? माइनस 0 से 1 यहाँ पर माइनस x स्क्वायर प्लस 2x -3, ठीक है। ये नेगेटिव है इसलिए मॉड हटाएंगे, इसमें आगे माइनस लगाएंगे, क्योंकि ये नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, मॉडुलस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। और फिर 1 से 2, इस बार x का वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर अप टू 2 तक जाता है, तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 2x -3 ये यहाँ पर पहले ही हम फाइंड करके रखे हैं कि ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब पॉजिटिव है। तो इस बार ये एक्सप्रेशन में मॉड हटाएंगे और ये x स्क्वायर प्लस 2x -3 इसका इंटीग्रेशन होगा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ये सिंपल पॉलिनोमियल के इंटीग्रेशन को यहाँ पर फाइंड करना है, तो जो आसानी से हम यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन हम इसको इधर हम सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके बताने जा रहे हैं, ठीक है। इसका माइनस बाहर कर देते हैं, ठीक है। तो ये 0 से 1 x स्क्वायर प्लस 2x -3 प्लस 2x -3 का इंटीग्रेशन, और दूसरा 1 से 2 x स्क्वायर प्लस 2x -3 dx। अब ऐसा नहीं कि ये माइनस है और ये प्लस है, बिना लिमिट देखे आप दोनों को कैंसिल करवा दें, ये माइनस है ये प्लस है, एक्सप्रेशन भी सेम है, बट यहाँ पर लिमिट दोनों का डिफरेंट है, तो कभी भी इसको कैंसिल नहीं कराना है गलती से भी, ठीक है। तो यहाँ पर x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3 होगा, प्लस 2 इंटू एक्स का इंटीग्रेशन x²/2 होगा, -3 का इंटीग्रेशन 3x। लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 1 है, प्लस फिर x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3 होगा, 2x का इंटीग्रेशन 2 इंटू x²/2 होगा, और -3 का इंटीग्रेशन 3x होगा, और ये 1 से 2, ठीक है। अब इसमें पुट करते हैं 1 सबसे पहले और फिर 0 दूसरा टर्म में, ठीक है। ये माइनस बाहर में रखते हैं और पहला बार हम क्या पुट करेंगे? अपर लिमिट, तो 1³/3 माइनस ये 2 कैंसिल हो गया, प्लस 1 स्क्वायर -3 इंटू 1, फिर माइनस हर जगह 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर/3 प्लस 0 स्क्वायर -3 इंटू 0, प्लस ये भी कैंसिल हो गया, 2 पुट करेंगे तो 2³/3 प्लस 2 स्क्वायर -3 इंटू 2, माइनस अब 1 पुट करेंगे, ठीक है। ये 1³/3 माइनस नहीं प्लस 1 स्क्वायर -3 इंटू 1। अब ये तीनों टर्म का साइन बाहर में माइनस से चेंज हो जाएगा, तो पहला टर्म हो जाएगा -1/3 -1 प्लस 3, ये तीनों 0 है, ठीक है, ये तीनों 0 है तो इसको लिखेंगे नहीं। फिर इस ब्रैकेट में 2³ 8/3 प्लस 2 का स्क्वायर 4 -6, फिर यहाँ पर -1/3 -1 प्लस 3 ऐसा लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी टर्म विदाउट फ्रैक्शन है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3 4 7
3 10, फिर यहाँ पर माइनस, अब निगेटिव टर्म को यहाँ पर -1 -6 -7 -1 -8 होगा, ठीक है। फिर 8/3 -1/3 -1/3, तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पर 8 -1 7 -1 6/3 ये होगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो 10 और 2 12 -8, मतलब 10 और 2 12 -8, 4 इसका आंसर होगा, ठीक है। इसका आंसर कितना होगा? 4। ओके, तो ये मॉडुलस का क्वेश्चन, इसमें भी प्रॉपर्टी जो अभी हमने आपको बताया है प्रॉपर्टी नंबर 3, उसको लगाना पड़ता है। और सबसे पहले आप मॉडुलस के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसका क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करके फिर उसका अंदर में जो एक्सप्रेशन होता है उसके अंदर उस क्रिटिकल वैल्यू के इर्द गिर्द जो उसका साइन होगा वो पहले मालूम कर लेना होता है, तभी मॉडुलस को हटाया जाता है, ठीक है। मॉडुलस को हटाने के पहले उसका क्रिटिकल वैल्यू एट एनी हाउ फाइंड करना होगा। एक से अधिक क्रिटिकल वैल्यू आ सकता है, लेकिन वही क्रिटिकल वैल्यू हम इंसर्ट करेंगे जो यहाँ पर लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच लाई करता है, उसे ही इंसर्ट करना होता है। इस केस में 2 क्रिटिकल वैल्यू आया था, बट संयोग की बात है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही वैल्यू इंसर्ट करना पड़ा। लेकिन अभी जो हम अगला क्वेश्चन बताएंगे उसमें एक से अधिक इसका क्रिटिकल वैल्यू को इंसर्ट करना होगा, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ पर 3 टर्म मॉडुलस के इनसाइड है, तो हम तीनों का यहाँ पर क्रिटिकल वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है यहाँ पर 3 क्रिटिकल वैल्यू आएगा और वो तीनों क्रिटिकल वैल्यू देखना होगा यहाँ पर 1 और 4 के बीच कौन कौन सा क्रिटिकल वैल्यू लाई करता है। जो भी क्रिटिकल वैल्यू यहाँ पर 1 और 4 के बीच लाई करेगा उसे ही हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले मॉडुलस ऑफ x-1, मॉडुलस ऑफ x-1 इसे लिख सकते हैं x-1 कब? जब x-1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, मतलब इसका क्रिटिकल वैल्यू 1 होगा और 1 से स्टार्ट ही हो रहा है, तो 1 तो इंसर्ट करने का अब काम ही नहीं होगा। और यहाँ पर ये -x-1, मतलब 1 - x होगा जब x-1 लेस देन 0, मतलब x लेस देन 1, ठीक है। दूसरा मॉडुलस x-2, इसका वैल्यू मॉडुलस ऑफ x-2 का x-2 होगा कब? जब x-2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, नहीं तो -x-2, मतलब 2 - x होगा कब? जब x-2 लेस देन 0, तो x लेस देन 2, और यहाँ पर 1 और 4 के बीच 2 लाई करता है, तो इस 2 को यहाँ पर इंसर्ट करना होगा, ठीक है। एक तीसरा मॉड भी है, तो x-3 का मॉडुलस x-3 हो जाएगा कब? जब x-3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो कहने का मतलब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। अदरवाइज यह x-3 और आगे माइनस लगाएंगे, मतलब कहने का मतलब 3 - x जब x-3 लेस देन 0, मतलब x लेस देन 3। 3 भी 1 और 4 के बीच लाई करता है, तो इसको भी हम इंसर्ट कर सकते नहीं, मतलब करना होगा, ठीक है। तो 1 और 4 के बीच यहाँ पर 3 क्रिटिकल वैल्यू में से सिर्फ 2 और 3 इंसर्ट करेंगे, क्योंकि 1 और 4 के बीच सिर्फ यही 2 और 3 लाई करता है। 1 तो स्टार्टिंग में ही है, तो उसे इंसर्ट यहाँ पर नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब यह पूरा एक्सप्रेशन को हम लेट fx एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। मॉडुलस ऑफ x-1 प्लस मॉडुलस ऑफ x-2 प्लस मॉडुलस ऑफ x-3, ठीक है। ये इसलिए एज्यूम करते हैं कि हमें यहाँ पर 2 और 3 को इंसर्ट करना है, तो लिखना पड़ेगा। जो लिखने की वजह से यहाँ पर इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिखेंगे तो ये लिखने में काफ़ी लेंथ का, मतलब एक लेंथ का एक्सप्रेशन दिखेगा, तो उस लेंथ को लिखने से बचने के लिए सिर्फ इसको हम थोड़ी देर के लिए fx यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 9 1 से 4 और ये एक्सप्रेशन पूरा कितना है fx dx। तो 1 से सीधा हम इंसर्ट करेंगे किसको? 2 को, तो 1 to 2 fx dx। अब यहाँ पर अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट 2 हो जाएगा,
लेकिन हम यहाँ पर 3 भी इंसर्ट करेंगे, चूँकि 1 और 4 के बीच 3 भी लाई करता है, तो 2 लोअर लिमिट होगा और अब दूसरा नंबर जो इंसर्ट करेंगे वह अब अपर लिमिट हो जाएगा fx dx, फिर 3 लोअर लिमिट होगा और यहाँ पर अब कोई भी नंबर इंसर्ट नहीं करना है, तो डायरेक्ट अब सीधा जो ओरिजिनल अपर लिमिट है 4 इसको लिखेंगे। ठीक है, तो ये मेन इंटीग्रल अब 3 डिफरेंट इंटीग्रल्स के सम के फॉर्म में यहाँ पर अब होगा और इसको फाइंड करना होगा। ठीक है, तो अब 1 से 2 और ये fx में 3 एक्सप्रेशन है, मॉडुलस ऑफ x माइनस 1, मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 और मॉडुलस ऑफ x माइनस 3। तो यहाँ पर x का वैल्यू 1 या उससे ग्रेटर है बट अभी भी 2 से लेस है। तो जब x का वैल्यू 2 से लेस होगा, ठीक है, 2 से लेस होगा बट 1 से ग्रेटर है, तो 1 से ग्रेटर है तो 1 से ग्रेटर है तो x का वैल्यू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1, मतलब ये फर्स्ट टर्म यहाँ चूँकि fx है तो fx में मॉडुलस ऑफ x माइनस 1, x का वैल्यू 1 या उससे ग्रेटर है, तो x का वैल्यू जब 1 या उससे ग्रेटर है तो मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 की जगह पर क्या लिखेंगे, x माइनस 1। उसके बाद साइन प्लस है, प्लस लिखेंगे, लेकिन x का वैल्यू अभी भी 2 से लेस है, तो जब x का वैल्यू 2 से लेस है तो मॉडुलस ऑफ x माइनस 2, इसका काम तो यहाँ पर कर दिए हैं, मॉडुलस ऑफ x माइनस 2, मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 इस जब x लेस देन 2 होगा तो क्या लिखेगा, 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स प्लस, अब x का वैल्यू 2 से लेस है तो 3 से तो और लेस होगा, तो कहने का मतलब अब इसमें तीसरा टर्म जब x का वैल्यू 2 से लेस है मतलब 3 से भी लेस होगा, बहुत लेस होगा, बहुत ज़्यादा लेस होगा, तो जब x का वैल्यू 3 से लेस होगा तो मॉडुलस ऑफ x माइनस 3, 3 माइनस एक्स लिखेंगे। ठीक है, 3 माइनस एक्स प्लस, ठीक है, फर्स्ट टर्म का यहाँ पर मॉड रिमूव हो चुका है। दूसरा टर्म यहाँ पर 2x का वैल्यू 2 या उससे ऊपर मतलब ग्रेटर है बट 3 से लेस है, तो जब x का वैल्यू 2 से ग्रेटर है तो 1 से तो ऑटोमेटिकली बहुत बड़ा होगा, तो इस बार x का वैल्यू 1 से भी बड़ा है और 2 से भी बड़ा है, तो जब x का वैल्यू 1 से ग्रेटर है 2 से भी ग्रेटर है तो यहाँ पर फर्स्ट fx का वैल्यू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 और मॉडुलस ऑफ x माइनस 2, x ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ पर क्या लिखाएगा, x माइनस 1, इस बार 2 से भी बड़ा है x का वैल्यू, तो x का ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 जब होगा वैल्यू तो मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 क्या लिखेंगे, x माइनस 2, बट अभी भी चूंकि 3 से लेस है तो जब x का वैल्यू 3 से लेस है तो 3 से लेस है तो मॉडुलस ऑफ x माइनस 3, ये जो तीसरा टर्म है ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स। ठीक है, दूसरा पार्ट का भी मॉड हटा चुके हैं, अब तीसरा पार्ट 3 to 4, इस बार x का वैल्यू 3 या उससे ग्रेटर है 4 तक है, तो 3 से ग्रेटर होगा तो 1 से भी ग्रेटर होगा, 2 से भी ग्रेटर होगा, तो इट मीन्स यहाँ पर मॉडुलस ऑफ x माइनस 1, ये x माइनस 1 होगा चूँकि x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, मॉडुलस ऑफ x माइनस 2, x का वैल्यू 2 से भी ग्रेटर है चूँकि 3 से ग्रेटर होने का मतलब 2 से बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, तो मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 लिखेंगे, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है इस बार, तो मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 होगा, मतलब ये यहाँ पर पहला टर्म क्या हो जाएगा, x माइनस 1, दूसरा टर्म x माइनस 2, इसका मॉड हटाएंगे तो ये x माइनस 2 लिखाएगा और मॉडुलस ऑफ x माइनस 3, इसका यहाँ तीसरा टर्म का वैल्यू x माइनस 3 लिखेंगे। ठीक है, तो तीनों ही इंटीग्रल्स का यहाँ पर मॉड हट चुका है, अब तो सिंपल यह पॉलिनोमियल के इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो बिल्कुल आसानी से अब इसका वैल्यू हम फाइंड करेंगे। 1 से 2 इसमें हम देख सकते हैं यह माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा कितना, 3 to 5, 3 to 5 माइनस 1 मतलब 4 माइनस एक्स, फिर 2 से 3, इसमें भी यहाँ पर माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा x माइनस ये 3 और ये -2 -1, ये 3 है और ये -2 -1, तो -3 + 3 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा। ठीक है, और इसमें x x x मतलब 3x
और -3, -2, -5 और -1, -6, और इसका लिमिट है 3 से 4 तक। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका काम हम इधर करते हैं। तो यहाँ पर 4 - x, 4 का इंटीग्रेशन 4x और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2। लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 2 है। इसमें सिर्फ x है जिसका इंटीग्रेशन x²/2, अपर लिमिट 3 है, लोअर लिमिट 2 है, और प्लस 3x मतलब 3 × x²/2 और -6 मतलब 6x। अपर लिमिट 4 है, लोअर लिमिट 3 है। ठीक है, अब कैलकुलेशन करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या पुट करेंगे, 2, तो 4 × 2 -2²/2 -4 × 1 -1²/2 हो गया। फिर x की जगह पर 3, तो 3²/2 और -2²/2 हो गया। इसमें 4 पुट करेंगे तो प्लस 3 × 4²/2 और -6 × 4 और -3 × 3²/2 और -6 × 3। अब कैलकुलेशन की बारी है, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ये हो गया हमारा 4 × 2 = 8 -2 -4 प्लस 1/2, फिर 3 का स्क्वायर 9/2 -2। ठीक है, और यहाँ पर 16/2 मतलब 8 हो जाएगा, और 3 × 8 24 होगा, -24। ठीक है, ये 4 × 4 = 16/2 मतलब 8, 8 × 3 24 -24, फिर -3 3 = 9, 3 = 27, 27/2 प्लस 6 3 यहाँ पर 6 3 कितना हो जाएगा, 18। ये दोनों कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, -2 -2 -4 प्लस 8 4 और 18 4 22 मतलब ये और ये चारों मिलकर कितना हो गया, 22। ठीक है, एक मिनट चेक कर लेते हैं। -2 -2 -4 -8 सॉरी, ये 8 -4 -2 -2 -4 -8 प्लस 8 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 18। फिर यहाँ पर अब फ्रैक्शन वाला टर्म है। फ्रैक्शन वाला टर्म यहाँ पर हो गया 9 1 10 और -17, तो 10 - 17 कितना हो गया, -17। 9 1 और -27 तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 9 1 10 और -27 मतलब -17/2। अब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 2 36 -17, 16 में से 7 9 और ये 19/2, तो अल्टीमेटली 19/2 इस इंटीग्रेशन का आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है, तो ये कैलकुलेशन में कहीं पर भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपका आंसर वेरी कर जाएगा। ठीक है, तो इस इंटीग्रेशन का वैल्यू 19/2 होगा। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 4। यह प्रॉपर्टी जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी वाला क्वेश्चंस होगा डेफिनेट इंटीग्रल का, बेसिकली उसी में ज़्यादातर यूज होता है। यह लॉगरिथम वाला होगा या फिर अलजेब्रिक फंक्शन का बहुत सारा क्वेश्चंस में यह प्रॉपर्टी यूज होता है। तो प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से है कि लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट b है, और यहाँ पर f(x) इंटीग्रांड है। तो अगर यह डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x के जगह पर इस दोनों लिमिट का सम -x यह लिखेंगे, पुट कर देंगे a b f। x के प्लेस पे अगर यह इंटीग्रेट होने के कंडीशन में नहीं है, तो यहाँ पर इस दोनों लिमिट का सम
एक्स के प्लेस पे ए प्लस बी और माइनस एक्स, यह लिखेंगे। और इसके बाद ये शायद आगे इंटीग्रेट होने के स्थिति में आ जाएगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के केस में यह इस तरह से एंगल यहाँ पर दिया रहता है कि यहाँ पर यह किसी न किसी फार्मूला पे आ जाता है और फिर वह ट्रिग्नोमेट्रिकल जो आइडेंटिटी होता है वह आगे इंटीग्रेट होने के कंडीशन में पहुँच जाता है, ठीक है। आगे एग्जाम्पल देखेंगे। तो सबसे पहले इसका यह प्रॉपर्टी कैसे होता है, यह कैसे आया है, इसको थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। तो LHS से स्टार्ट करते हैं। लोअर लिमिट ए है, अपर लिमिट बी है, fx dx। x के जगह पर हम सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है। पुट करेंगे x के जगह पर a प्लस बी माइनस टी। एक्स की जगह पर a प्लस बी माइनस टी, चूँकि यहाँ पर a प्लस बी माइनस एक्स है तो यहाँ पर a प्लस बी माइनस टी सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन 1, इसके साथ dx आएगा और यहाँ पर a कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और माइनस dt। तो dx इक्वल्स टू माइनस dt यह रखना होगा। अब लिमिट भी चेंज करेगा तो व्हेन x इक्वल्स टू लोअर लिमिट a, तो यहाँ पर a इक्वल्स टू a प्लस बी माइनस टी, तो a कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर यहाँ पर t को इस ओर ले आएंगे तो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा b। t को इधर लाएंगे तो t प्लस हो जाएगा और इधर b बचेगा, ओके। फिर जब x अपर लिमिट कितना है b, तो x के जगह पर पुट करेंगे b और इधर है a प्लस बी माइनस टी, b और b कैंसिल हो जाएगा। फिर से t को हम इस ओर लाएंगे तो t इक्वल्स टू इस बार क्या होगा a होगा। मतलब पहले अपर लिमिट a था, अब पहले लोअर लिमिट a था, लोअर लिमिट a था, अब लोअर लिमिट b होगा, और पहले अपर लिमिट b था, अब अपर लिमिट a होगा, ठीक है। तो अब हमारा LHS f x के प्लस पे a प्लस बी माइनस टी, a प्लस बी माइनस टी, और dx के प्लेस पे माइनस dt, तो माइनस बाहर कर देते हैं और यहाँ पर dt लिखेंगे, ठीक है। अपर लिमिट a था, लोअर लिमिट a था, अब क्या होगा b, और यहाँ पर अपर लिमिट b अब नहीं होगा बल्कि a होगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस दोनों अपर लिमिट और लोअर लिमिट को इंटरचेंज करते हैं। तो जानते हैं साइन यहाँ पर चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहता तो माइनस हो जाता, ठीक है। यहाँ पर b और a, ये b हो गया, ये a हो गया। यहाँ पर f a प्लस बी माइनस टी dt लिखेंगे, ठीक है। अब सबसे पहला प्रॉपर्टी हम बता चुके हैं, जिसमें क्वेश्चन अगर x में है, वेरिएबल x में, तो हम उसको दूसरा वेरिएबल में डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन वेरिएबल t में है, अब इसको ऑफ कोर्स हम किस में, वेरिएबल x में डायरेक्ट चेंज करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये a b f a प्लस बी और t को रिप्लेस कर देंगे x से, और ये यहाँ पर भी t रिप्लेस हो जाएगा x से, ठीक है। कौन सा प्रॉपर्टी से, बाय p1, और यहाँ पर कौन सा प्रॉपर्टी लगा, बाय प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 से यहाँ पर लगा है बाय p2। लिमिट यहाँ पर इंटरचेंज हुआ है तो यहाँ पर साइन इंटीग्रल का माइनस था, प्लस हो गया, और यहाँ पर वेरिएबल चेंज कर दिए हैं डायरेक्ट प्रॉपर्टी नंबर 1 से, और ये हमारा RHS का एक्सप्रेशन आ गया है, ठीक है। ये RHS हो गया, ओके। अब इसी के आगे एक और प्रॉपर्टी है जो इसी से मिलता जुलता है, ठीक है, उसको भी हम यहाँ पर डिराइव कर देते हैं, मतलब बता देते हैं। और इसके बाद जो हम यहाँ पर प्रॉपर्टी बताएंगे यह भी काफ़ी ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी के इंटीग्रेशन के वैल्यू को फाइंड करने में यूज़ किया जाता है, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 5, तो यहाँ पर अगर हम a से b f(x) dx, a से b f a प्लस बी माइनस एक्स dx होता है। यहाँ पर a और b दो डिफरेंट नंबर है, तो इफ़ अगर हम a का वैल्यू 0 लेते हैं
एंड बी का वैल्यू ए ले लेते हैं, ठीक है। ए का वैल्यू जीरो ले लेते हैं और बी की जगह पर ए पुट कर देते हैं। तो देयरफॉर 0 ए की जगह पर 0 लिखेंगे और बी की जगह पर क्या लिखेंगे, ए। एफ एक्स डी एक्स 0 ए की जगह पर 0 और बी की जगह पर ए लिखेंगे और यहाँ पर भी एफ ए की जगह पर 0 और बी की जगह पर ए माइनस एक्स डी एक्स लिखेंगे। तो अब देयरफॉर प्रॉपर्टी हो गया, देयरफॉर 0 से ए एफ एक्स, 0 से ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 0 से ए एफ 0 प्लस ए माइनस एक्स एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी नंबर 5 है, ठीक है। यही प्रॉपर्टी नंबर क्या है, 5। मतलब 0 से ए एफ एक्स डी एक्स यह इंटीग्रल है और यहाँ पर यह इंटीग्रेट अगर नहीं हो रहा है या इंटीग्रेट होने के कंडीशन में नहीं है तो हम यहाँ पर x को रिप्लेस करके अपर लिमिट जो a होगा a माइनस एक्स पुट कर देंगे और उसके बाद यह आगे इंटीग्रेट होने के कंडीशन में या पोजीशन में आ जाएगा और आगे हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं और भी प्रॉपर्टी के मतलब जो प्रॉपर्टी हम बताए हैं उस प्रॉपर्टी को फर्दर लगाकर या बिना प्रॉपर्टी के भी आगे वो आसानी से इंटीग्रेट होकर उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका क्वेश्चन हम यहाँ पर बताते हैं तब आपको मतलब आभास होगा कि कैसे इस प्रॉपर्टी को यूज़ किया जाता है, ओके। जैसे इस क्वेश्चन में अपर लिमिट π/3 मतलब 60 डिग्री है और लोअर लिमिट π/6 मतलब 30 डिग्री है और यहाँ पर 1/1 प्लस √10x इसके वैल्यू को फाइंड करना है। तो फिलहाल यहाँ पर कोई इंटीग्रेशन का ऐसा कुछ फार्मूला नहीं होता है कि हम डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन मालूम कर सकें। तो ये जो अभी अभी प्रॉपर्टी हम बताए हैं इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो i π/6 लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है π/3 1/1 प्लस √10x को क्या लिख सकते हैं, √sin x बाय √cos x। अब थोड़ा सा एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। फिर आगे चल के हम इसमें प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। π/3 π/6 एलसीएम अगर हम ले लेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा मतलब √cos x अपॉन 1 इंटू √cos x मतलब ये हो जाएगा cos x प्लस √sin x dx। ये i इसको हम 1 एज्यूम कर लेंगे। अब हम प्रॉपर्टी लगाएंगे x के प्लेस पे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x, जहाँ जहाँ x है इसको रखेंगे, ठीक है। तो i ऊपर में है π/3 और नीचे π/6 cos x के प्लेस पे π/3 प्लस π/6 π/3 प्लस π/6 माइनस x और स्क्वायर रूट, ठीक है। √cos x में x की जगह पर दोनों लिमिट का सम माइनस एक्स पुट कर दिए हैं, नीचे भी दोनों एक्सप्रेशन में यही करेंगे, ठीक है। तो ये फिर से हो जाएगा cos π/3 प्लस π/6 माइनस एक्स प्लस साइन के साथ भी ऐसा ही लिखेंगे sin π/3 प्लस π/6 माइनस एक्स dx। अब यह π/6 है और यह π/3 है। cos π/3 60 डिग्री है और π/6 30 डिग्री है, तो 60 डिग्री और 30 डिग्री मिलकर 90 डिग्री मतलब π/2 लिखेंगे। तो cos π/2 माइनस एक्स और यहाँ पर भी हो जाएगा cos π/2 माइनस एक्स प्लस यहाँ पर sin π/2 माइनस एक्स होगा, sin π/2 माइनस एक्स। cos π/2 माइनस एक्स साइन एक्स होता है और sin π/2 माइनस एक्स cos एक्स होता है, ठीक है। तो i π/6 और यहाँ पर π/3 ये क्या हो जाएगा, sin x होगा, फिर ये भी sin x होगा और ये sin π/2 माइनस एक्स ये हो जाएगा cos x dx। इसको 2 एज्यूम करते हैं। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर जो रिजल्ट 1 है और यहाँ पर रिजल्ट 2 है, दोनों में डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, लिमिट भी सेम है। तो हम क्या करेंगे, इस दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड करेंगे और आगे सिंप्लीफाई करेंगे।
तो यहाँ पर इसको हम हटा रहे हैं। तो अब फ्रॉम 1 एंड 2 को ऐड करने पर, मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, ये भी आई है, ये भी आई है, LHS भी ऐड होगा तो आई प्लस आई। इसका LHS π/3 π/6 अंडर रूट कॉस एक्स बाय अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स। इसमें पहले अंडर रूट साइन एक्स लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस अंडर रूट कॉस एक्स dx। फिर इसमें π/3 π/6, ऊपर में है अंडर रूट साइन एक्स बाय अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। तो ये आई प्लस आई, ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 2i। यहाँ पर दोनों इंटीग्रल का लिमिट भी सेम है और डिनोमिनेटर भी सेम है, तो हम क्या करते हैं, ये दोनों मर्ज हो जाएगा। क्योंकि स्प्लिट अगर हो सकता है तो मर्ज भी हो सकता है, तो ये मर्ज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट π/6 अपर लिमिट π/3, कॉमन डिनोमिनेटर है यहाँ पर अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, और न्यूमरेटर को आपस में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स dx ऐसा लिखेंगे। अब हम देख सकते हैं ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अब सेम है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ dx बचेगा। तो आई इस 2 को दूसरी ओर भेज देते हैं, तो 1/2, और यहाँ पर π/6 और ये π/3, यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा नहीं, और ये बचेगा सिर्फ कितना dx। तो 1/2 एंड 2 dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x π/3 π/6। अब यहाँ पर पुट कर देते हैं 1/2 π/3 माइनस π/6। तो π/3 में π/6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो π/6 होगा, और π/6 इंटू 1/2 मतलब π/12। π/12 इसका आंसर होगा। ओके, इस क्वेश्चन में यहाँ पर फिर से लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 2 है, और इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है। मतलब इस एक्सप्रेशन का इंटीग्रल का वैल्यू निकालना है, और यह कहीं से भी अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि हम इसको इंटीग्रेट करके डायरेक्ट इसका इंडेफिनिट इंटीग्रल का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से इस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जो यहाँ पर दिया गया है डेफिनेट इंटीग्रल, इसको आई एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, लेट 1 लोअर लिमिट है, अपर लिमिट 2 है, अंडर रूट एक्स बाय अंडर रूट 3 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। तो x के प्लेस पे लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, जहाँ जहाँ है यहाँ पर x के जगह पर पुट करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट 1 है, x के जगह पर सबसे पहले अपर प्लस लोअर मतलब 2 + 1 और माइनस एक्स, फिर 3 माइनस एक्स के जगह पर 2 + 1 माइनस एक्स, और स्क्वायर रूट में है तो स्क्वायर रूट में लिखेंगे, फिर x के जगह पर 2 + 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब I = 1 2, यहाँ पर 2 + 1 3 हो गया, 3 माइनस एक्स अंडर रूट बाय, ये यहाँ पर ब्रैकेट अगर ब्रेक करेंगे तो 2 + 1 3 प्लस होगा, और यहाँ पर माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस, तो अंडर रूट एक्स प्लस 2 + 1 3 माइनस एक्स। ठीक है, ये लिखेंगे। अब यहाँ पर इसको हम 1 एज्यूम करते हैं, इसको 2 एज्यूम करते हैं। ऐसा इसलिए फिर से हम देख रहे हैं इस 1 में लिमिट और 2 का लिमिट इंटीग्रेशन का सेम है, इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और फिर सारा न्यूमरेटर यहाँ पर मर्ज होकर दोनों इंटीग्रल सिंगल इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर आगे यह अपना वैल्यू को यहाँ पर बताएगा। ठीक है, तो फ्रॉम 1 + 2, फ्रॉम 1 + 2, यह भी आई है, यह भी आई है, तो i + i।
तो इस बार ऐसा हम करते हैं कि यहाँ पर लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 2 है, यहाँ पर भी लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 2 है, और डिनोमिनेटर देख सकते हैं इसमें √3 - x है, इसमें भी √3 - x है, प्लस x है, प्लस x है, मतलब प्लस √x है। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर मर्ज करते हुए लिखते हैं 1 2 √3 - x प्लस √x। ठीक है, अब इसका न्यूमरेटर है √x और इसका न्यूमरेटर है √3 - x। ओके, तो यहाँ पर ये दोनों i प्लस i कितना हो गया 2i 1 2, और ये देख सकते हैं √3 - x √3 - x प्लस √x प्लस √x, मतलब दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एग्जैक्टली सेम है, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा dx। तो देयरफॉर i = 1/2, इस 2 को उधर भेजेंगे तो 1/2, और dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x। अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट 1 है, तो 1/2 × 2 - 1, 2 - 1 1 हो गया, 1 × 1/2, आंसर 1/2 होगा। ठीक है, आंसर 1/2 होगा इसका। यह क्वेश्चन यहाँ पर 0 से a जो हम प्रॉपर्टी बताए हैं उसको यूज़ करके बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यह इंटीग्रेट होने के कंडीशन में तो है नहीं, तो 0 से a जो प्रॉपर्टी बताए हैं उस प्रॉपर्टी को लगाकर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इसे i एज्यूम कर लेते हैं, 0 से π/2 sin की पावर 3/2 x प्लस sin की पावर 3/2 x प्लस cos की पावर 3/2 x, इसको 1 एज्यूम करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 से π/2 साइन x के जगह पर a माइनस एक्स, तो a यहाँ पर कितना है π/2 माइनस x, और यहाँ पर 3/2, तो इस होल पे हम पावर लगा देंगे 3/2। यहाँ पर फिर से साइन x के प्लेस पे π/2 माइनस एक्स, और इसका पावर 3/2 प्लस कॉस, इसमें भी x के प्लेस पे π/2 माइनस एक्स की पावर 3/2 dx। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टी लगाए हैं जो हमने प्रॉपर्टी नंबर 4 में सेकेंड प्रॉपर्टी बताया था, प्रॉपर्टी नंबर 5 हम यहाँ पर लगाएं। ठीक है, बाय P5। अब साइन π/2 माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, और इसका ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो कॉस की पावर 3/2 x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर i 0 से π/2 साइन π/2 माइनस एक्स कॉस एक्स, और ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो कॉस की पावर 3/2 x होगा, कॉस की पावर 3/2 x, और यहाँ पर भी कॉस की पावर 3/2 x, कॉस की पावर 3/2 x, और कॉस π/2 माइनस एक्स यह साइन x होता है, और ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो फिर यहाँ पर साइन की पावर 3/2 x, साइन की पावर 3/2 x, इसको 2 एज्यूम करते हैं। अब 1 और 2 देख सकते हैं, फिर से लिमिट दोनों का सेम है, डिनोमिनेटर भी सेम है, तो यहाँ पर दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों इंटीग्रल मर्ज हो जाएगा। तो फ्रॉम यहाँ पर 1 + 2, ये i है और ये भी i है, तो ये दोनों i + i कितना हो जाएगा 2i। लिमिट दोनों का सेम है तो लिखते हैं 0 से π/2। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, यहाँ पर cos की पावर 3/2 और प्लस साइन की पावर 3/2 है, यहाँ पर भी साइन की पावर 3/2 प्लस cos की पावर 3/2 है, तो साइन की पावर 3/2 x प्लस cos की पावर 3/2 x। इसमें न्यूमरेटर साइन की पावर 3/2 है, इसमें न्यूमरेटर cos की पावर 3/2 है, तो दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर होने की वजह से क्या हो जाएगा, दोनों का न्यूमरेटर आपस में ऐड हो जाएगा। तो न्यूमरेटर है यहाँ पर साइन की पावर 3/2 x प्लस इसका है cos की पावर 3/2 x। अब देख सकते हैं यहाँ पर दोनों का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हूबहू सेम है, आइडेंटिकल है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर i 2 को इस तरफ भेजेंगे तो 1/2 0 से π/2, और ये दोनों कैंसिल होकर सिर्फ क्या बचेगा dx, तो 1/2, और dx का यहाँ पर x होगा, अपर लिमिट यहाँ पर π/2, लोअर लिमिट 0 है, तो 1/2 ×
π/2 माइनस 0, मतलब π/2 इंटू 1/2, और ये आंसर हो जाएगा π/4। π/4 आंसर होगा। ओके, इस क्वेश्चन में भी हम यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 5 को अप्लाई करेंगे। तो इसको सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं i 0 से π/2 साइन x माइनस कॉस x बाय 1 प्लस साइन x इंटू कॉस x। इंटीग्रेट होने के कंडीशन में यह इंटीग्रांड नहीं है तो प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो प्रॉपर्टी यहाँ पर जब लगाएंगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 0 से a, मतलब a माइनस एक्स, और a का वैल्यू यहाँ पर कितना है π/2। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन x के प्लेस पे π/2 माइनस एक्स लिखेंगे, फिर माइनस कॉस x के जगह पर भी लिखेंगे कॉस a माइनस एक्स, मतलब a का वैल्यू π/2 है तो ये हो जाएगा कॉस π/2 माइनस एक्स बाय, यहाँ पर भी साइन के पास x है, कॉस के पास x है, तो x की जगह पर फिर से π/2 माइनस एक्स यहाँ पर पुट करेंगे। उससे पहले यहाँ पर 1 प्लस साइन π/2 माइनस एक्स इंटू कॉस π/2 माइनस एक्स i 0 से π/2 साइन π/2 माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, ठीक है, कॉस एक्स माइनस कॉस π/2 माइनस एक्स ये होता है साइन एक्स बाय 1 प्लस साइन π/2 माइनस एक्स कॉस एक्स होता है इंटू कॉस π/2 माइनस एक्स साइन एक्स होता है। इसको 2 एज्यूम करते हैं और इसको 1। फिर से एक बार देख सकते हैं यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर और इसका लिमिट सेम है, तो फिर से 1 और 2 को ऐड करेंगे ताकि यह दोनों इंटीग्रल मिलकर सिंगल इंटीग्रल में मतलब कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रॉम 1 प्लस 2, ये भी i है, ये भी i है, तो i प्लस i, LHS में i प्लस i कितना हो जाएगा 2i। लिमिट दोनों का सेम है, 0 से π/2, 0 से π/2, तो 0 से π/2 लिखेंगे। अब डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ये लिखेंगे 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और फिर इसका न्यूमरेटर है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, प्लस इसका न्यूमरेटर है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। तो प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर ऊपर में कितना बचा 0, तो यहाँ पर i इक्वल्स टू 2, उधर भेज देंगे तो 1/2 इंटू 0 से π/2, और ऊपर में कितना बचा 0, 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब यहाँ पर ये 0 का मतलब यहाँ पर कर सकते हैं 0 इंटू 1, 0 को बाहर ले लेंगे तो 1/2 इंटू 0, 0 इंटू समथिंग कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आगे हम इसको कुछ करेंगे ही नहीं, चूँकि यहाँ पर 0 को अगर हम बाहर कर देते हैं कांस्टेंट बाहर हो जाता है, 1 को अंदर में रखेंगे तो 1/2 इंटू 0, मतलब ये 0 हो जाएगा, और 0 इंटू समथिंग इंटीग्रेशन यहाँ पर करने पे कुछ ना कुछ आंसर आएगा, लेकिन उसको अल्टीमेटली 0 से मल्टीप्लाई होना होगा, और अल्टीमेटली आंसर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग, 0 यहाँ पर इंटीग्रेशन में, तो ये ऐसे भी 0 dx, तो 0 बाहर कर देंगे तो 0 इंटू समथिंग 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देयरफॉर i इक्वल्स टू डायरेक्ट लिखते हैं कितना 0, ठीक है, इसका आंसर 0 होगा। बढ़ते हैं अगले प्रॉपर्टी नंबर 6 की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर 6 कुछ इस तरह का प्रॉपर्टी है, 0 से 2a fx dx, लोअर लिमिट फिक्स है 0 है, अपर लिमिट 2a के फॉर्म में होगा, और यहाँ पर कोई इंटीग्रल जो इंटीग्रेशन मतलब जिसका नहीं हो पाएगा, इस तरह का क्वेश्चन है, तो इसे हम कन्वर्ट कर देंगे 0 से a fx dx प्लस दूसरा इंटीग्रल 0 से a f 2a माइनस एक्स dx, मतलब ये सिंगल इंटीग्रल दो सेपरेट इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर यह जो प्रॉपर्टी अभी तक हम बताए हैं उसमें से प्रीवियस प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हम इसे आगे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है।
तो सबसे पहले इसका यह इंटीग्रल कैसे होता है इसको यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर LHS 0 से 2a fx dx, 0 से 2a के बीच a, यह तो आएगा ही, तो हम यहाँ पर a को इंसर्ट करेंगे। तो 0 से a fx dx प्लस a से 2a, ठीक है, a से 2a fx dx, यह लिखेंगे। a को हमने यहाँ पर इंसर्ट किया है, ठीक है, कौन सा प्रॉपर्टी से, बाय P3। अब RHS से अगर हम कंपेयर करें तो फर्स्ट पोर्शन जो फर्स्ट इंटीग्रल है वह तो आ चुका है, बस इस इंटीग्रल को हमें लाना है और इसके लिए हम यहाँ पर सेकेंड इंटीग्रल पे यहाँ पर अपना ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। नाउ a से 2a fx dx, इसमें पुट कर देते हैं x के जगह पर 2a माइनस टी, चूँकि 2a माइनस एक्स लाना है तो इसलिए x के जगह पर 2a माइनस टी सब्सटीट्यूट करते हैं। तो यहाँ पर x का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, ठीक है, dx, 2a कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा और माइनस टी का मतलब माइनस डी टी, तो dx के प्लेस पे माइनस डी टी हो जाएगा। लिमिट भी चेंज करना होगा तो यहाँ पर वन लोअर लिमिट a है तो यहाँ पर x की जगह पर a इक्वस टू 2a माइनस टी, मतलब t इक्वस टू टी को इधर लाएंगे और a को उधर भेज देंगे तो ये t इक्वस टू a होगा। फिर वन x अपर लिमिट कितना है 2a, तो यहाँ पर x के जगह पर 2a और यहाँ पर 2a माइनस टी, तो t को इधर ले आएंगे तो 2a कैंसिल हो जाएगा तो t इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर हमारा यहाँ पर a 2a f x dx अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले लोअर लिमिट a था लेकिन अब भी लोअर लिमिट a ही है। अपर लिमिट पहले 2a था लेकिन अब कितना है 0 है। f x के प्लेस पे पुट करेंगे 2a माइनस टी, 2a माइनस टी और dx के प्लेस पे माइनस डी टी, माइनस डी टी। अब एक प्रॉपर्टी जिसमें हम अगर दोनों लिमिट को इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पर इंटीग्रेशन के पहले साइन चेंज हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, तो माइनस था प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 लोअर लिमिट ले लेते हैं और अपर लिमिट को यहाँ पर a लिखते हैं, ठीक है, f2a माइनस टी डी टी, ठीक है। ये हो गया कौन सा प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टी नंबर 2 से, जिसमें लिमिट को अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो यहाँ पर इंटीग्रेशन का जो इंटीग्रल का जो साइन होता है वह चेंज हो जाता है। अब इसमें सिर्फ वेरिएबल को हमको चेंज करना है, तो वेरिएबल यहाँ पर 0 से a, जो वेरिएबल t है उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 2a माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो अब इसका वैल्यू हम क्या करते हैं, इसमें रख देते हैं, इसको 1 एज्यूम करते हैं, तो फ्रॉम 1 और इसको मानते हैं 2, इसको एज्यूम करते हैं 2, ठीक है। तो फ्रॉम 1 एंड 2, 0 से 2a fx dx इक्वल्स टू 0 से a fx dx प्लस 0 से 2a, 0 से 2a, ये सॉरी इसको फर्स्ट एज्यूम करना था, सॉरी इसको फर्स्ट एज्यूम करना था, ठीक है। तो 0 से 2a, 0 से a fx dx प्लस 0 से 2a fx dx, तो 0 से 2a fx dx की जगह पर ये फ्रॉम 2 पुट करेंगे, 0 से a f 2a माइनस एक्स dx। तो इस तरह से यह रिलेशन, यह जो एक्सप्रेशन है, यह जो प्रॉपर्टी है, यह इसको वेरीफाई करता है, ठीक है। बहुत काम का प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस होते हैं डेफिनेट इंटीग्रल के, वो काफ़ी टफ क्वेश्चन माना जाता है। तो इस प्रॉपर्टी के जितने भी क्वेश्चंस तुम्हारे बुक्स में हैं, चाहे वह NCERT हो, चाहे एग्जाम्पलर हो, या कोई भी एडिशनल बुक तुम्हारे पास होगा, उसमें डेफिनेट इंटीग्रल्स के प्रॉपर्टी पे बेस्ड जितने भी एक्सरसाइजेज हैं, उसके अंडर जितने भी क्वेश्चंस हैं, उसको अगर तुम सॉल्व कर लेते हो
तो फिर डेफिनेट इंटीग्रेशंस का कौन सा प्रॉपर्टी किस क्वेश्चन में कहाँ पर यूज़ करना है, ये बिल्कुल खुद ब खुद तुम्हारे माइंड में आ जाएगा और उसके बाद आप उस प्रॉपर्टी को लगाकर डेफिनेट इंटीग्रेशंस के क्वेश्चंस को ईजिली वे में सॉल्व कर पाओगे। बट ये प्रैक्टिस की, मतलब यहाँ पर काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो जो भी बुक्स आपके पास है उस पर डेफिनेट इंटीग्रेशंस के प्रॉपर्टी पे बेस्ड एक्सरसाइजेज को आपको सॉल्व करना ही होगा, तभी आप यह सीख पाएंगे कि ये इतने सारे प्रॉपर्टीज़ में किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कौन कौन सा प्रॉपर्टीज़ यूज़ करना पड़ेगा और कहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। इसके लिए कोई टेक्निक्स ना तो बुक्स में मिलेगा, ना हम बता सकते हैं, ना कोई और बता सकता है। ये खुद क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये एबिलिटी तुम्हारे अंदर डेवलप होगा। ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 7, इसी प्रॉपर्टी से मतलब डिराइव्ड होकर यह प्रॉपर्टी आया है। प्रॉपर्टी नंबर 7, यह प्रॉपर्टी है 0 से 2a fx dx। यह हो जाएगा ट्वाइस 0 से a fx dx। तब जब f2a माइनस एक्स इक्वल्स टू fx हो जाएगा। ठीक है। अदरवाइज यह 0 हो जाएगा इफ़ f2a माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस fx। मतलब 0 से ट्वाइस a fx dx। अगर हम f2a माइनस एक्स निकालते हैं और fx के बराबर आ जाता है तो यह क्वेश्चन रिकन्वर्ट हो जाएगा 0 से a, मतलब यहाँ पर 2a है तो उसका हाफ fx dx और यहाँ पर आगे ट्वाइस हो जाएगा। लेकिन अगर f2a माइनस एक्स माइनस fx के बराबर आ जाता है तो यहाँ पर 0 से ट्वाइस a fx dx, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट 0 लिखेंगे। ठीक है, इसका आंसर 0 होगा। इसको हम देखते हैं यहाँ पर। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर हम जानते हैं सिंस 0 से 2a fx dx, 0 से a fx dx प्लस 0 से a f2a माइनस एक्स dx। ठीक है। तो केस 1 व्हेन f2a माइनस एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा fx। अगर f2a माइनस एक्स यहाँ पर fx के बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो देयरफॉर फ्रॉम 0 से ट्वाइस a fx dx, 0 से a fx dx प्लस 0 से a f2a माइनस एक्स किसके बराबर होगा? अगर fx के बराबर होगा तो यहाँ पर f2a माइनस एक्स को हम रिप्लेस कर देंगे fx से। अब ये दोनों देख सकते हैं दोनों सेम है और ऐड हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा ट्वाइस 0 से a fx dx। ठीक है। तो ये पहला प्रॉपर्टी, मतलब इसमें पहला पार्ट ये आ चुका है। केस नंबर 1 है जब f2a माइनस एक्स इक्वल टू कितना होगा fx होगा। ठीक है। इसी में अब दूसरा केस, व्हेन f2a माइनस एक्स जब किसके बराबर होगा माइनस fx। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 0 से 2a fx dx, 0 से 2a fx dx, पहला टर्म 0 से a fx dx, 0 से a fx dx प्लस 0 से a। अब इस बार f2a माइनस एक्स के प्लेस पे क्या लिखेंगे माइनस fx। ठीक है, माइनस fx। अब ये माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया 0 से a fx dx माइनस 0 से a fx dx। ये दोनों सेम है बट ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 0। ठीक है। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी यहाँ पर वेरीफाई हो गया है। ठीक है। अब एक लास्ट प्रॉपर्टी है जो इवन और ऑड फंक्शन के लिए एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर इवन और ऑड फंक्शन क्या होता है सबसे पहले ये जानेंगे, उसके बाद इस प्रॉपर्टी को भी हम यहाँ पर सीखेंगे। ओके। प्रॉपर्टी नंबर 8 यहाँ पर बेसिकली
ऑड और इवन फंक्शन के लिए एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर ऑड और इवन फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले इसको समझते हैं। इवन फंक्शन, इफ अगर कोई फंक्शन f(x) और f माइनस एक्स, मतलब कोई फंक्शन है f(x) और उस फंक्शन का x पर वैल्यू और उस फंक्शन का माइनस एक्स पे वैल्यू अगर हमेशा इक्वल आता है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन के एवरी x के वैल्यू के लिए अगर यह रिलेशन होता है किसी फंक्शन f(x) के लिए, फॉर ए फंक्शन y इक्वल्स टू f(x), तो इस कंडीशन में यह फंक्शन इवन फंक्शन कहलाता है। ठीक है, देन y इक्वल्स टू f(x) क्या कहलाता है, इवन फंक्शन। इवन फंक्शन जैसे एग्जांपल f(x) इक्वल्स टू, अगर हम मान लेते हैं cos x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4, ठीक है, या cos x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं x की पावर 4, ठीक है, cos x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4। तो अगर हम यहाँ पर f माइनस एक्स निकालते हैं तो जहाँ जहाँ x है माइनस एक्स पुट करना होगा, तो cos माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस एक्स की पावर 4। cos माइनस एक्स, cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो cos माइनस एक्स क्या हो जाएगा, cos x माइनस एक्स का स्क्वायर, पावर 2 है इसलिए ये एक्स स्क्वायर ही होगा, ठीक है, और माइनस एक्स का पावर 4, फिर से यहाँ पर पावर 4 मतलब इवन है तो ये एक्स की पावर 4 होगा। तो अल्टीमेटली इसको लिख सकते हैं cos x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4, और इसको अगर हम इससे कंपेयर करें तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, f(x) को। तो देयरफॉर यहाँ पर f माइनस एक्स और f(x) आपस में इक्वल आया है, तो यह जो एग्जांपल हम यहाँ पर लिए हैं ये इवन फंक्शन के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इवन फंक्शन के बाद फिर यहाँ पर आते हैं ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन फिर से यहाँ पर f(x) इक्वल्स टू, मतलब f माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स, f माइनस एक्स का वैल्यू और f(x) का निगेटिव का वैल्यू अगर इक्वल हो, कोई भी फंक्शन y इक्वल्स टू f(x) का उसके डोमेन के एवरी वेरिएबल के लिए, तो यहाँ पर यह फंक्शन क्या कहलाएगा, यहाँ पर ये ऑड फंक्शन कहलाएगा, ये ऑड फंक्शन कहलाएगा, जिसका एग्जांपल हम यहाँ पर दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं x³ माइनस साइन एक्स प्लस एक्स, f(x) है, f माइनस एक्स निकालते हैं तो माइनस x³ माइनस साइन माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स, तो ये माइनस x³ ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस x³ साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, और ये प्लस इंटू माइनस माइनस एक्स हो जाएगा। तो फिर अगर हम ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो ये माइनस x³ माइनस माइनस प्लस साइन एक्स माइनस एक्स ये होगा। इस तीनों से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस अगर कॉमन लेंगे तो ये x³ माइनस साइन एक्स प्लस एक्स, ये किसका वैल्यू चल रहा है, माइनस f माइनस एक्स का। ब्रैकेट के इनसाइड का एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सेम है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, f(x) को, बट आगे पे माइनस लगा हुआ है तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस, और इसकी जगह पर हम लिख देंगे f(x). तो f माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस f(x) यहाँ पर आया है, तो यह फंक्शन यहाँ पर x³ माइनस साइन एक्स प्लस एक्स, यह ऑड फंक्शन के एग्जाम्पल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अब इसका प्रॉपर्टी नंबर यहाँ पर 8 होगा शायद, तो प्रॉपर्टी नंबर 8 इसको देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 8, f(x) माइनस a dx, लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों एक दूसरे से जस्ट अपोजिट, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों का सेम होना चाहिए, बट एक प्लस होगा एक माइनस होगा। जैसे ऊपर में +2 है तो नीचे में -2 होगा, या ऊपर में -3 है तो नीचे में +3 होना चाहिए। तो इस फॉर्म में अगर इंटीग्रांड हो, ठीक है,
तो ये ट्वाइस 0 से a एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा जब एफ एक्स कैसा फंक्शन इज इवन फंक्शन, इज इवन फंक्शन, डेट इज इवन फंक्शन का कंडीशन है एफ एक्स इक्वल्स टू एफ माइनस एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा 0 से a एफ एक्स डी एक्स ट्वाइस आगे, कब, जब एफ एक्स इवन फंक्शन होगा। अदरवाइज यह 0 हो जाएगा इफ एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, डेट इज माइनस एफ एक्स और एफ माइनस एक्स। जब ऐसा होगा तो इस कंडीशन में इसका आंसर डायरेक्ट 0 होगा। ठीक है, अब यह कैसे होगा इसको यहाँ पर हम बता रहे हैं, इसको एज ए क्वेश्चन भी यहाँ पर समझना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में हो सकता है यह, सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनेशन में हो सकता है यह जो यहाँ पर यह होता है यह डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए या इंटीग्रेट करने के लिए या प्रूव करने के लिए आ जाए, तो इसको अच्छे से समझना है यहाँ पर। ठीक है, तो LHS माइनस ए से प्लस ए एफ एक्स डी एक्स। तो जब भी हम माइनस ए से प्लस ए मतलब नेगेटिव से, अगर हम इसको मान लें नेगेटिव और इसको मान लें पॉजिटिव, तो जब भी हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं तो हमें 0 को पार करके जाना होता है, मतलब 0 माइनस ए से प्लस ए के बीच लाई करेगा। तो यहाँ पर हम 0 को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो माइनस ए से 0 एफ एक्स डी एक्स और फिर 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ पर 0 इंसर्ट कर दिए हैं। अब फर्स्ट केस में हमें लाना है 0 से ए एफ एक्स डी एक्स आगे ट्वाइस, मतलब इस पोर्शन में देखा जाए इंटीग्रेशन से कंपेयर करें तो ये तो आ चुका है, इसको हमें यही बनाना है, तभी तो ये दोनों ऐड होके क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पर इस इंटीग्रल फर्स्ट इंटीग्रल को यहाँ पर थोड़ा सा रिफॉर्म करते हैं। 9 माइनस ए से 0 एफ एक्स डी एक्स, इसमें पुट करते हैं x की जगह पर माइनस टी, पुट करते हैं x की जगह पर माइनस टी, तो x का डिफ्रेंशिएशन 1, इसके साथ dx होगा और इधर माइनस dt होगा। ठीक है, अब लिमिट भी चेंज करेगा तो यहाँ पर when x इक्वल्स टू माइनस ए, तो यहाँ पर x की जगह पर माइनस ए इक्वल्स टू माइनस टी, मतलब t इक्वल्स टू ए होगा। फिर अपर लिमिट 0 है, तो when x इक्वल्स टू 0, तो देयरफॉर x के जगह पर यहाँ पर 0 इक्वल्स टू माइनस टी, मतलब t इक्वल्स टू 0 होगा। तो अल्टीमेटली देयरफॉर कह सकते हैं माइनस ए से 0 एफ एक्स डी एक्स। तो पहले यहाँ पर अपर लिमिट लोअर लिमिट माइनस ए था, अब कितना होगा a, एफ एक्स के जगह पर माइनस टी, डी एक्स के जगह पर माइनस डी टी, तो माइनस को बाहर कर देते हैं, यहाँ पर डी टी, और अपर लिमिट 0 था, अभी भी 0 है। तो अब प्रॉपर्टी नंबर 1 से हम क्या करेंगे, दोनों लिमिट को एक्सचेंज करेंगे आपस में, तो ये हो जाएगा माइनस था प्लस हो जाएगा, तो a 0 और f माइनस टी डी टी। फिर हम यहाँ पर वेरिएबल को चेंज कर देंगे बाय प्रॉपर्टी नंबर 1। तो देयरफॉर यहाँ पर यह इंटीग्रांड, मतलब यह जो इंटीग्रल है पहला इंटीग्रल माइनस ए से 0 एफ एक्स डी एक्स, यह हो जाएगा 0 से ए एफ माइनस एक्स डी एक्स, और इसको एज्यूम करते हैं 2। ठीक है, अब फ्रॉम 1 एंड 2 इस वैल्यू को हम रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर इस वैल्यू से। ठीक है, इसको यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स। अब यह कन्वर्ट हो जाएगा माइनस ए से 0 एफ एक्स डी एक्स, इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, 0 से ए एफ माइनस एक्स डी एक्स प्लस दूसरा 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, और इसको 3 एज्यूम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर यह इंटीग्रल फिर से 2 डिफरेंट इंटीग्रल में यहाँ पर एक्सप्रेस किया गया है। अब हम फर्स्ट केस में जब इवन फंक्शन लेंगे और सेकेंड केस में ऑड फंक्शन लेंगे तो यह रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अब हम पहले मिटाते हैं।
केस वन वन एफ एक्स इज कैसा फंक्शन, इवन फंक्शन। पहला केस में जब एफ एक्स इवन फंक्शन होगा तो डेट इज यहाँ पर एफ माइनस एक्स और एफ एक्स इक्वल होगा, ठीक है। तो फ्रॉम थ्री माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स, ज़ीरो से ए एफ माइनस एक्स को हटाकर क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन है। तो यहाँ पर यह एफ माइनस एक्स की जगह पर एफ एक्स पुट कर देंगे, एफ एक्स डी एक्स प्लस ज़ीरो से ए एफ एक्स डी एक्स। देख सकते हैं ये दोनों सेम है, लिमिट भी सेम है, तो ये दोनों ऐड होकर क्या हो जाएगा, ट्वाइस ज़ीरो से ए एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। ये फर्स्ट पोर्शन आ गया यहाँ पर। सेकेंड केस में जब फंक्शन ऑड फंक्शन होगा, ठीक है, केस टू व्हेन एफ एक्स इज कैसा फंक्शन, ऑड फंक्शन। तो देयरफॉर एफ माइनस एक्स किसके बराबर होगा, माइनस एफ एक्स। तो फ्रॉम थ्री माइनस ए से ए, ठीक है, इसको यहाँ लिखते हैं फ्रॉम थ्री, इसको यहाँ लिखते हैं फ्रॉम थ्री माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स, ज़ीरो से ए एफ माइनस एक्स के प्लेस पे क्या लिखेंगे, माइनस एफ एक्स डी एक्स प्लस ज़ीरो से ए एफ एक्स डी एक्स। ये माइनस बाहर आ जाएगा, फिर दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा। ये माइनस बाहर लिख देंगे और ये हो जाएगा ज़ीरो से ए एफ एक्स डी एक्स प्लस ज़ीरो से ए एफ एक्स डी एक्स, और ये प्लस है ये माइनस है, दोनों सेम है, तो अल्टीमेटली कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी यहाँ पर अब वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। तो इसके डेरिवेशंस चूँकि NCERT बुक में दिया गया है, इसलिए मैंने आपको इसके सारे डेरिवेशंस को बताया है। इसके डेरिवेशंस को खुद से आप करेंगे ताकि आपको हो सकता है एग्जामिनेशन में इसके डेरिवेशंस भी पूछा जा सकता है, तो इसके डेरिवेशंस को एज ए क्वेश्चंस भी सॉल्व करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 7 और प्रॉपर्टी नंबर 8 पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, इसको ध्यान से देखना है क्योंकि ये दोनों बहुत ही अहम प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4 यह लिमिट है, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो एफ एक्स है इसे हमें सबसे पहले मालूम करना होगा कि यह इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, ठीक है। तो एफ एक्स साइन स्क्वायर एक्स है, तो एफ माइनस एक्स मतलब साइन माइनस एक्स इसका स्क्वायर होगा, और साइन माइनस एक्स जानते हैं माइनस साइन एक्स इसका स्क्वायर। अब ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो यह हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स जानते हैं किसको रिप्रेजेंट करता है, एफ एक्स को, और ये किसका वैल्यू आया है, एफ माइनस एक्स को। तो एफ एक्स और एफ माइनस एक्स यहाँ पर इक्वल आया है, मतलब यह फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन। एफ एक्स यहाँ पर इवन फंक्शन आया है, ठीक है। अब इवन फंक्शन आया तो देयरफॉर हमारा ये इंटीग्रल यहाँ पर माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 साइन स्क्वायर एक्स, यह कन्वर्ट हो जाएगा प्रॉपर्टी से ट्वाइस ज़ीरो से ए, ये कितना है, पाई बाई 4 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो यह क्वेश्चन बता चुके हैं, कन्वर्ट हो जाएगा ज़ीरो से ए, आगे ट्वाइस हो जाएगा और ये एफ एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है, साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। साइन स्क्वायर एक्स का ये फार्मूला 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 में कॉस का पावर घटकर 1 हो जाता है, और कॉस का पावर जब 1 होता है तो उसे आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्वाइस ज़ीरो से पाई बाई 4 और साइन स्क्वायर एक्स का इस फार्मूला को हम यूज़ करते हैं, तो 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर ज़ीरो से पाई बाई 4 1 माइनस कॉस 2x, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 dx मतलब x,
और cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x, चूँकि यहाँ पर 2x cos के पास लीनियर पॉलिनोमियल है तो sin 2x और x का कॉफिशिएंट 2 इससे डिवाइड कर देंगे 0 से π/4। तो पुट करते हैं अपर लिमिट π/4 माइनस 1/2 इंटू साइन 2 इंटू π/4 माइनस x के जगह पर 0 1/2 इंटू साइन 2 इंटू 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा π/4 माइनस 1/2 इंटू साइन π/2 1, और ये तो 0 ही हो जाएगा, ये 0 और ये भी 0। तो अल्टीमेटली आंसर हो गया π/4 माइनस 1/2, π/4 माइनस 1/2, ये इसका आंसर होगा। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसे लेट कर लेते हैं आई 0 से π/2 log sin x dx। अब हम प्रॉपर्टी लगाते हैं 0 से a, क्योंकि ये इंटीग्रेट होने के कंडीशन में तो है नहीं, तो यहाँ पर 0 से π/2 log sin x के जगह पर a माइनस एक्स, मतलब π/2 माइनस एक्स। अब sin π/2 माइनस एक्स क्या होता है, cos x। तो i इक्वस टू हो जाएगा 0 से π/2 log sin π/2 माइनस एक्स, मतलब cos x dx। इसको 2 एज्यूम करते हैं, अब 1 और 2 को ऐड करते हैं, तो यह भी i है, यह भी i है। तो i प्लस i सबसे पहले यहाँ पर लिखना होगा फ्रॉम 1 प्लस 2, i प्लस i ये हो जाएगा 2i। यहाँ पर दोनों का लिमिट सेम है, तो हम क्या करेंगे 0 से π/2 log इसका sin x, अब प्लस इसका log cos x ऐड कर देंगे। ठीक है, अब log x प्लस log y, log xy हो जाता है, लेकिन log sin x प्लस log cos x, log sin x इंटू cos x, जो आगे चलकर कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले i इस 2 को दूसरी ओर भेज देते हैं 1/2 0 से π/2 log sin x प्लस cos x, जो कि log sin x इंटू cos x हो जाएगा। ठीक है, sin x इंटू cos x। अब इसमें log 2 प्लस कर देंगे। ठीक है, log 2 इसमें ऐड करते हैं। अब ऐड करते हैं, क्वेश्चन में तो यह था नहीं, यह एक्स्ट्रा हम ऐड किए हैं, तो इसको मैनेज करने के लिए हम माइनस log 2 करेंगे। अब ये फिर से 1/2 0 से π/2 log, इसको x मानते हैं, इसको log y, तो log x प्लस log y, log xy हो जाएगा, तो log 2 sin x इंटू cos x माइनस log 2 sin x इंटू cos x, sin 2x होता है, इसलिए यहाँ पर log 2 ऐड किए हैं। ठीक है, अब i 1/2 एक इंटीग्रल हम यहाँ पर ले लेंगे 0 से π/2 log ये sin 2x dx माइनस दूसरा इंटीग्रल हो जाएगा 1/2 log 2 कांस्टेंट है, तो log 2 को बाहर कर देंगे और dx। ठीक है, दो अलग अलग इंटीग्रल में फिर से यह यहाँ पर स्प्लिट हो चुका है। अब इसको फिर से हम यहाँ पर i इक्वस टू 1/2 इंटू उसको i1 मानते हैं 1/2, मतलब ये log 2/2 इंटू ये 0 से π/2, लिमिट भी तो लगाना होगा 0 से π/2, और dx का इंटीग्रेशन x 0 से π/2, इसको 3 एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अब ये i1 हो गया, ये जो इंटीग्रल है ये i1, इसको हम i1 एज्यूम किए हैं, इसका वैल्यू निकाल कर हम इसमें रख देंगे, तो फिर हमारा i का वैल्यू आ जाएगा। तो नाउ i1 है 0 से π/2 log sin 2x dx। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं 2x की जगह पर t पुट करते हैं, इसको इधर सॉल्व करते हैं, सॉरी यह log sin x dx, इसको मिटाते हैं, तो यहाँ पर पुट करते हैं कितना 2x की जगह पर t,
2x इक्वल्स टू टी। तो यहाँ पर 2 इंटू डी एक्स का 1 डी एक्स डी टी, मतलब डी एक्स इक्वल्स टू 1/2 डी टी होगा। ठीक है, तो डी एक्स इक्वल्स टू 1/2 डी टी। अब लिमिट भी चेंज होगा, तो अपर लिमिट π/2, x इक्वल्स टू π/2। तो यहाँ पर 2x 2 इंटू π/2 इक्वल्स टू टी, मतलब यहाँ पर देयरफॉर टी इक्वल्स टू कितना होगा, पाई होगा। तो जब अपर लिमिट x के टर्म में π/2 था, तो t के टर्म में क्वेश्चन कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पर अपर लिमिट पाई होगा। फिर लोअर लिमिट 0 है। ठीक है, तो व्हेन x इक्वल्स टू 0, टी इक्वल्स टू 2 इंटू 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये I1 0 π/2 पहले था, अब कितना है, अब है पाई। π/2 पहले था, अब पाई है। लॉग साइन 2x की जगह पर t और dx की जगह पर हाफ डी टी। ठीक है, फिर इसको हम मिटाते हैं यहाँ पर, इधर। तो I1 हाफ 0 से पाई को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू π/2। इस पाई को 0 तो 0 ही लिखेंगे, पाई को 2 इंटू π/2 लिखेंगे। और लॉग साइन वेरिएबल को कन्वर्ट कर देते हैं सीधा x में बाय प्रॉपर्टी 1 x dx। अब देखा जाए तो यह 0 से 2a fx के फॉर्म पे आया है, तो हम यहाँ पर चेक करेंगे। नाउ fx इक्वल्स टू लॉग साइन x, देयरफॉर f2 इंटू π/2 माइनस एक्स, ये फाइंड कर लेते हैं। फिर 0 से 2a वाला प्रॉपर्टी हम लगाएंगे। तो f2 इंटू π/2 माइनस एक्स, मतलब f पाई माइनस एक्स, क्या हो जाएगा, लॉग साइन पाई माइनस एक्स, मतलब लॉग साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स होता है। ठीक है, तो लॉग साइन एक्स किसको एज्यूम किए थे, एफ एक्स को। तो f2 इंटू π/2 माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स आ गया है। तो प्रॉपर्टी देयरफॉर प्रॉपर्टी बोलता है 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स। यह क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाता है ट्वाइस 0 से a एफ एक्स डी एक्स। कब, व्हेन f2a माइनस एक्स किसके बराबर हो जाए, एफ एक्स के बराबर। तो यहाँ पर f2a माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर आया है, तो यह जो क्वेश्चन है फिर से कन्वर्ट हो जाएगा 0 से a एफ एक्स डी एक्स, आगे ट्वाइस लग जाएगा। ठीक है, तो फिर से हमें एक बार I1 को यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, इधर लिखते हैं। तो ये जो हमारा I1 है यहाँ पर, तो नाउ I1 1/2 पहले से बाहर था, अब हो जाएगा 0 से a और आगे ट्वाइस 0 से a कितना है, e2a, यही a है, π/2 लॉग, ठीक है, एफ एक्स, ये एफ एक्स है, साइन एक्स डी एक्स, तो कैंसिल हो गया। तो i इक्वल्स टू 0 से π/2, 0 से, सॉरी ये I1 है, I1 इक्वल्स टू 0 से π/2 लॉग साइन एक्स डी एक्स। तो अगर हम कंपेयर करें यहाँ पर 1 से इसको, ठीक है, तो ये 0 था, 0 से π/2 लॉग साइन एक्स डी एक्स, और यह भी 0 से π/2 लॉग साइन एक्स डी एक्स। तो एक्चुअल में यह वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, I को। तो I1 इक्वल्स टू I। ठीक है, अब इसको पुट कर देते हैं इन 3। I1 का वैल्यू एक्चुअल में कितना आया है, I आया है। ठीक है, तो फ्रॉम 3 I इक्वल्स टू 1/2 इंटू I1 की जगह पर I लिखेंगे और माइनस ये हो जाएगा log 2/2 इंटू एक्स के जगह पर π/2 माइनस 0 पुट करेंगे, ये I/2 इधर आएगा, तो यह क्या हो जाएगा, I/2 I में माइनस होगा, तो ये I/2 इक्वल्स टू ये हो जाएगा पाई log 2 माइनस पाई log 2 बाय 2 इंटू 2।
ये टू कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आई का वैल्यू -π/2 इंटू log 2, ये आंसर होगा। ठीक है, -π/2 इंटू log 2, ये अल्टीमेटली इस इंटीग्रल का वैल्यू होगा। ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन होता है। वैसे भी हम बताए हैं यह प्रॉपर्टी जिस क्वेश्चन में लगता है 0 से 2a fx dx, यह प्रॉपर्टी जिस क्वेश्चन में लगता है वह काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हो जाता है। तो इसके क्वेश्चंस आपको बुक्स में वैसे तो बहुत कम मिलेगा, लेकिन जो भी क्वेश्चंस आपको मिलेगा उसको सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर हम एक सेपरेट डेफिनेट इंटीग्रल्स के प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चंस का लेक्चर लाएंगे, जिसमें ढेर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इसमें इस तरह के आपको कई सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, फिलहाल इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड यह एक एग्जांपल हम सॉल्व किए हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बार बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो इसको अच्छे से आपको सॉल्व करना है। ठीक, तो अब हम इस लेक्चर को आज यहीं पर समाप्त कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको डेफिनेट इंटीग्रेशंस के प्रॉपर्टीज़ के सारे कॉन्सेप्ट्स इस लेक्चर में जो हम बताए हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसे बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे और अब आप इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड आपके पास जो भी बुक्स हैं उस बुक्स में जो भी प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स पे बेस्ड चैप्टर या एक्सरसाइज है उसको आप अच्छे से सॉल्व करें। और अगर आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि जो भी नए लेक्चर फिजिक्स या मैथ्स का इस चैनल पर आता है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाएगा और आप उस टॉपिक के लेक्चर को एंजॉय कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।